नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज दोस्तों हम लेकर आए हैं, आज से हमारी सीरीज चलने वाली है 5 डेज सीरीज हिंदी की। यहाँ पर दोस्तों हम जितनी भी हिंदी है आपकी जो भी यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछी जा रही है या फिर आप किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो दोस्तों बहुत ध्यान से इस सीरीज को देखिए। 5 दिन में दोस्तों हम संपूर्ण हिंदी कराने का वायदा आप लोगों से करते हैं। अगर आप भी यूपी पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो दोस्तों इन 5 सीरीज को देख करके जाइए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन परीक्षा में गलत नहीं होगा। बहुत क्विक रिवीजन करेंगे दोस्तों, बहुत जल्दी लगभग 1 से 1.5 घंटे में हम इन 6 चैप्टरों का रिवीजन करने वाले हैं इस वीडियो में। आज की वीडियो में दोस्तों हमने 6 टॉपिक लिए हैं, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो संज्ञा होगा, दूसरा सर्वनाम है, तीसरा विशेषण है, चौथा क्रिया है और 5वां काल है। इन सभी टॉपिकों से दोस्तों खूब ठीक ठाक क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज से हम शुरू कर लेते हैं दोस्तों। पहला टॉपिक रहेगा हमारा संज्ञा से संबंधित, तो बने रहिएगा दोस्तों अंत तक, जिससे कि आपका बहुत कम समय में बहुत अच्छा रिवीजन हो जाए। और साथ ही साथ जब ये हमारे 6 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो इनसे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उनको हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। पहला टॉपिक हमारा है दोस्तों संज्ञा। बिल्कुल क्लियर है, थोड़ी बहुत आइडिया आपको इसके बारे में होगा। अगर आप बिल्कुल नहीं जानते इसके बारे में तो ध्यान से दोस्तों सुनते हुए चलना, अगर आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। वैसे इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे NPC गुरुकुल के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, वहां से भी आप इसकी PDF ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज हम संज्ञा को। सबसे पहले बात आती है दोस्तों हम संज्ञा कहते किसे है ना। संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा का मतलब होता है दोस्तों किसी भी वस्तु व्यक्ति का नाम जो होता है वो संज्ञा कहलाती है। अब जितनी भी वस्तुएं आपको दिखाई दे रही हैं वो सब की सब संज्ञा है जिनका कोई पर्टिकुलर नाम है। बात क्लियर है? यहाँ से डेफिनेशन को थोड़ा थोड़ा देखते चलेंगे जिससे कि आपका एक रिवीजन हो सकेगा। किसी भी व्यक्ति वस्तु के नाम, गुण, धर्म, स्वभाव आदि का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वह संज्ञा कहलाते हैं। बहुत क्लियर है? इसको रटने की कोशिश मत करना दोस्तों, जो मैं बोल रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना। इसमें रटने जैसा कुछ है ही नहीं, है ना। किसी भी व्यक्ति वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव और उसके नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यानी कि मेरे हाथ में ये जो पेन है ये भी एक संज्ञा है, मैं भी एक संज्ञा हूं, ये माइक है ये भी एक संज्ञा है। मतलब जिस वस्तु का कोई भी नाम है वो सब संज्ञा ही होती हैं। अब इनके अलग अलग टाइप्स परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वहां से क्वेश्चन बनते हैं, हम उनको देखते हैं। इस डेफिनेशन को रटने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे आ जाते हैं हम दोस्तों टाइप्स ऑफ नाउन, यानी कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो ये द्वंद्व की स्थिति होती है दोस्तों, और ये परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। फॉरेस्ट गार्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि संज्ञा मुख्यतः कितने प्रकार की होती है। क्वेश्चन 2 तरीके से आता है, संज्ञा मुख्यतः कितने प्रकार की होती है और संज्ञा सामान्यतः कितने प्रकार की होती है। दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग है। मुख्यतः का मतलब है मेनली कितने प्रकार की होती है, सामान्यतः का मतलब जनरली कितने प्रकार का होता है ना। तो कोई भी चीज देखिए, मुख्य प्रकार से संज्ञा 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार का मतलब है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को हम 2 और अलग भागों में बांट लेते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। यहां तक मुझे लगता है आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम समझते हैं दोस्तों जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो यहां पर दोस्तों आप ध्यान दें, यहाँ पे मैं जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में जो कंफ्यूजन आपका रहता है उसको क्लियर करने वाला हूँ। जातिवाचक लिख देते हैं इधर और इधर हम लिख देते हैं व्यक्तिवाचक, है ना। तो यहां से समझिएगा दोस्तों, देखिए जाति का मतलब आप समझ रहे हैं, जाति का मतलब आप कास्ट से भी ले सकते हैं। मतलब जातियां बहुत ज़्यादा हैं दुनिया में, है ना। जातियां तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन व्यक्ति क्या होता है? व्यक्ति एक ही होता है ना। व्यक्ति एक का मतलब है वो व्यक्ति जिसका गुण धर्म दूसरे व्यक्ति से अलग होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के गुण धर्म एक दूसरे व्यक्ति से अलग होते हैं। अब यहाँ पर आप बहुत सिंपल भाषा में इसको समझो, अनेक और एक के कॉन्सेप्ट से इसको समझेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा, है ना। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, तब आपको ये बहुत क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर कोई शब्द लिखा, मैंने क्या किया, यहाँ पर कोई शब्द लिख दिया। जैसे एक शब्द है नदी, है ना। अब एक और अनेक का कॉन्सेप्ट समझिए आप। नदी शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या आया? नदी शब्द सुनते ही आपके दिमाग में बहुत सारी नदियों की छवि आ गई होगी, है ना, जिसमें गंगा भी है, जमुना भी है, सरस्वती भी है, हिंडन भी है, कावेरी भी है। बहुत सारी नदियों के नाम आ गए होंगे। इसका मतलब नदी एक नहीं होती है, अनेक होती है ना। नदियाँ क्या होती हैं? अनेक होती है। तो अनेक जो चीज होती है वही तो जातिवाचक होता है। बात क्लियर है? अच्छा, दूसरा शब्द यहां से हम ले सकते हैं मनुष्य।
अब मनुष्य शब्द का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? मनुष्य शब्द का नाम सुनते ही तो बहुत सारे मनुष्य दुनिया में हैं, है ना, उन सब की छवि आपके दिमाग में आएगी। लेकिन अगर मैंने यहाँ आपसे कहा गंगा और यहाँ मैंने आपसे कह दिया राम, है ना, अब देखिए गंगा शब्द सुनते ही आपका दिमाग सरस्वती नदी पर नहीं गया, ना ही यमुना नदी पर गया। क्यों? क्योंकि आपको पता है सर गंगा तो पूरी दुनिया में एक ही है, और जो चीज़ एक ही है, बिल्कुल इंडिविजुअल है, उसके जैसा और कोई नहीं है, वही चीज़ क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब जैसे आप कहेंगे सर राम व्यक्तिवाचक कैसे हो सकता है? तो राम, देखिए राम तो बहुत सारे व्यक्तियों के नाम हो सकते हैं। जैसे मेरा नाम अशोक है तो अशोक नाम के और भी तो व्यक्ति होंगे, लेकिन वो व्यक्ति मेरी तरह गुण नहीं रखते होंगे। उनकी प्रॉपर्टीज और मेरी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग अलग है। हम दोनों अपने आप में इंडिविजुअल हो सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में एक अलग गुण रखता है ना। तो यहाँ जो राम शब्द होगा दोस्तों, वो कैसा शब्द होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, है ना। मनुष्य बहुत सारे, इसलिए मनुष्य कैसा शब्द होगा? जातिवाचक संज्ञा होगा। अब यहाँ पर आप कितने भी एग्जाम्पल ले सकते हैं एक और अनेक के कॉन्सेप्ट से, सबके आंसर आप जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में बड़ी आसानी से बांट सकते हैं। बात क्लियर हो जाती है। चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं। तो जातिवाचक और भाववाचक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, मुझे लगता है यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं रहा होगा। तीसरा पार्ट इसका होता है दोस्तों भाववाचक संज्ञा। अब देखिए भाव क्या होते हैं? भाव सिर्फ महसूस किए जाते हैं ना, इन्हें देखा नहीं जाता है। बात क्लियर है। अच्छा, एक चीज भाववाचक समझने से पहले थोड़ा सा और हम इसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। यहां से समझिए, मुख्यतः संज्ञा कितने प्रकार की पढ़ी थी आपने? कि सर 3 प्रकार की होती है ना। सामान्यतः कितने प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार की होती है। हालांकि संज्ञा जो होती है दोस्तों वो 3 ही प्रकार की होती है, लेकिन अलग अलग तरीके से पूछ लेता है। लेकिन जातिवाचक संज्ञा को 2 और संज्ञाओं में बांट दिया। एक तो इसका नाम कह दिया द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा कह दिया समूहवाचक संज्ञा, है ना। क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा, पहला द्रव्यवाचक संज्ञा। ये वास्तव में जातिवाचक संज्ञा के ही प्रकार होते हैं। बात क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, द्रव्यवाचक और समूहवाचक को हम बाद में समझेंगे, पहले हम देख लेते हैं भाववाचक संज्ञा के लिए भाव क्या होते हैं, है ना। तो देखिए ये तो आपको बहुत क्लियर हो गया होगा व्यक्तिवाचक। चाहे तो आप इसके डेफिनेशन को भी देख सकते हैं, परिभाषा को भी देख सकते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश, आगरा, रामायण, ताजमहल, है ना। ताजमहल दुनिया में क्या है? एक ही है, ताजमहल जैसी दूसरी बिल्डिंग नहीं है। रामायण एक ही ग्रंथ है दुनिया में, इस जैसा कोई नहीं है। तो रामायण कैसा संज्ञा होगा? हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जातिवाचक को समझ लेते हैं। लड़का, लड़के बहुत सारे होते हैं, नदियाँ बहुत सारी होती हैं, किताब बहुत सारी होती हैं, पहाड़ भी बहुत सारे होते हैं। अगर मैं यहाँ कह देता हिमालय, है ना, तो हिमालय शब्द क्या हो जाता दोस्तों? फिर ये व्यक्तिवाचक में चला जाता। क्यों? क्योंकि हिमालय एक ही है, हिमालय जैसा फिर कोई दूसरा पहाड़ नहीं है। क्लियर हो जाती है बात? चलिए, अच्छा हम समझ रहे थे भाववाचक संज्ञा को। तो भाववाचक संज्ञा का मतलब होता है किसी के गुण, कर्म, दशा, अवस्था, भाव आदि का जो शब्द बोध कराते हैं। मतलब आप इसको समझिए ध्यान से, इसको मिटा देते हैं थोड़ा, क्योंकि ये कन्फ्यूजन कर जाता है दोस्तों। भाववाचक संज्ञा से जब क्वेश्चन आता है तो अक्सर गलत हो जाया करता है, लेकिन वो अब गलत नहीं होगा। जैसे भाव का मतलब क्या होता है, मैंने क्या बताया? भाव सिर्फ महसूस किए जाते हैं, देखे नहीं जा सकते, है ना। तो देखिए किसी का गुण है, कोई अच्छा व्यक्ति है, तो आप उसे देख के नहीं बता सकते कि वो अच्छा व्यक्ति है या बुरा व्यक्ति है ना। सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं जब उससे बातचीत करेंगे। तो किसी के कर्म आप देख नहीं सकते, सिर्फ वो बताएगा तभी हमें पता चल पाएगा। किसी की दशा को देखकर हम अनुमान नहीं लगा सकते कि इसकी किस तरह की कंडीशन है। किसी की फाइनेंशियली कंडीशन खराब है तो हम उसे देख के नहीं बता सकते, है ना। वो सिर्फ महसूस करने की ही बात है। किसी की अवस्था बहुत ज़्यादा बीमार है, कोई उसे देख के हम नहीं, महसूस करने वाली चीज़ें होती हैं ये। तो वो चीज़ें जो देखी नहीं जाती हैं, सिर्फ महसूस की जाती हैं, इमोशन आप जिसे कहते हैं ना, ये उस तरह की बात है ना। भाववाचक का मतलब इमोशन आदि का बोध कराने वाले शब्द क्या होते हैं दोस्तों? भाववाचक संज्ञा। अब जैसे भूख, भूख लग रही है तो महसूस ही तो की जाएगी। भूख दिख तोड़ा ही ना रही है भूख, है ना। भूख दिखेगी नहीं, आपको महसूस करें। प्यास, प्यास अगर आपको लग रही है तो क्या कर आप महसूस करेंगे उसको? ये दिखेगी नहीं। तो एक तरह का क्या है ये? भाव है। थकावट हो रही है, चोरी, घृणा, सुंदरता, ये सारी चीज़ें क्या आती हैं दोस्तों? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो जाती है बात। तो तीनों संज्ञाएं हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक को हमने एक और अनेक के कॉन्सेप्ट से समझ लिया है ना। भाववाचक संज्ञा का मतलब होता है किसी के इमोशन जो होते हैं उनको समझना, वो भाववाचक संज्ञा में आ जाता है। ठीक है, अब हमारे पास 2 संज्ञा और बचती हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो हम थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं, यही समझेंगे द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा को। दोनों को एक साथ समझ लेंगे जिससे कि आपका बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा।
देखिए द्रव्य है दोस्तों, ये द्रव नहीं है। द्रव एक अलग चीज होती है, द्रव्य मतलब होता है पदार्थ। द्रव्य मतलब क्या होता है? पदार्थ। और द्रव मतलब होता है लिक्विड। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखना आप। देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है सर, द्रव्य। द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 अवस्था। साइंस में जो अवस्थाएं बताई गई हैं द्रव की, हम 3 ही पढ़ेंगे, वैसे 5 अवस्थाएं होती हैं द्रव की, लेकिन हम यहाँ पे ठोस, द्रव और गैस के बारे में ही बात करने वाले। ठोस जैसे कोई चीज़ लकड़ी हो सकती है ना। द्रव कोई चीज़ पानी हो सकता है, तेल हो सकता है ना। ठोस, द्रव और गैस, धुआं हो सकता है ना, धुआं है, गैस है। तो ये सब क्या है दोस्तों? पदार्थ है ना। तो द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब है लकड़ी। लकड़ी पूछेगा कि लकड़ी किस प्रकार की संज्ञा है, तो लकड़ी कैसी संज्ञा है? जातिवाचक तो है ही, जातिवाचक के साथ साथ और इसको नीचे जाएंगे तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाती है। तो ये वाली बात बहुत आसानी से क्लियर होगी सर। साइंस में जो पदार्थ की 3 अवस्थाएं बताई गई हैं, उन्हीं के नाम जो होते हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। बहुत आसान है ये। अच्छा, समूह से पता चल रहा है सर, ग्रुप है ना। समूह से क्या पता चल रहा है सर? जो ग्रुप वाली बात हो रही है यहाँ पर। समूह का मतलब जैसे भीड़ है, भीड़ क्या होती है? समूह में होती है। सेना, एक आदमी को सेना नहीं बोलते हैं, सेना में बहुत सारे लोग होते हैं, यानी कि समूह होता है। अच्छा, मेला, मेला में एक आदमी नहीं होता, एक आदमी को मेला नहीं बोला जाता है कि एक आदमी खड़ा है कहीं मेला लग रहा है। मेला में बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब इसके अलावा झुंड भी कह सकते हो आप, है ना। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई। समूह का मतलब है जो समूह का बोध कराएं। बे शब्द जो हमें समूह का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, ये दोनों ही बहुत आसान है, इसमें कोई कंफ्यूजन करने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो भीड़ का मतलब जहाँ समूह में लोग खड़े हैं, सेना का मतलब समूह में लोग हैं, मेला का मतलब यहाँ भी समूह है, झुंड मतलब, झुंड का मतलब होता है जानवरों का झुंड, है ना। तो ये होता है हमारा समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा कंप्लीट हो गया है आपका। अब इनसे बनने वाले क्वेश्चन कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज संज्ञा की जो होती हैं, स्पेशल कंडीशन में जो सवाल बनाए जाते हैं, अब देखेंगे हम उनको। चलिए, चाहे तो आप इस डेफिनेशन को पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही अच्छे से ये आपको समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं दोस्तों संज्ञा का निर्माण होता कैसे है ना। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आपको एक शब्द दे देगा आपको मूर्ख, और पूछेगा इस शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, और 4 विकल्प आपके सामने लिखे होंगे। ये वाली बात आप समझ रहे हैं? अच्छा, अब देखिए यहां से बहुत ध्यान से समझेंगे दोस्तों, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए बूढ़ा कैसा शब्द है? बूढ़ा कैसा शब्द है? जातिवाचक शब्द है सर, है ना। बूढ़ा का मतलब बहुत सारे व्यक्ति बूढ़े हैं। मूर्ख, बहुत सारे व्यक्ति मूर्ख भी होते हैं। लड़का, बहुत सारे लोग लड़का होते हैं, है ना। तो देखिए बूढ़ा शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। अब इसको हमें भाववाचक संज्ञा में बनाना है, मतलब एक ऐसे इमोशन में ले जाना है इसको जो हम देख नहीं सकते। जैसे किसी व्यक्ति का बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या होता है? एक महसूस करने वाली चीज होती है, ठीक है ना। तो बुढ़ापा क्या है दोस्तों? बूढ़ा से बुढ़ापा, बूढ़ा से क्या बन जाएगा? बुढ़ापा बन जाएगा, ठीक है। यहां पर हम क्या करते हैं? प्रत्यय लगा करके, कुछ शब्दों में प्रत्यय लगा करके हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। बात क्लियर हो जाती है यहाँ पर। अब जैसे मूर्ख है ये, तो मूर्ख से मूर्खता, है ना। अब ता शब्द क्या है दोस्तों? एक ही प्रत्यय है। लड़का से लड़कपन, है ना। पन क्या है? एक प्रत्यय है। तो प्रत्यय लगाने के बाद जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञाएं बना लिया करते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके अलावा सर्वनाम से भी हम भाववाचक संज्ञा बना लेते हैं। सर्वनाम से भी हम क्या बना सकते हैं? भाववाचक संज्ञा को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। मोस्टली ये भाववाचक संज्ञा में ही कन्वर्ट कराता है ना। जातिवाचक से भाववाचक में करा लेगा, समूहवाचक से भाववाचक में करा लेगा, सर्वनाम से भाववाचक में करा लेगा, क्रिया से भाववाचक में करा लेगा। इस तरह के क्वेश्चन हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। अब जैसे सर्वनाम, अब सर्वनाम इसके बाद हम पढ़ेंगे अगली स्लाइड में। सर्वनाम क्या होता है दोस्तों, वो अभी हम आगे देखेंगे। सर्वनाम एक शब्द है अपना, निज, मम, है ना। अपना से अपनत्व हो जाएगा या अपनापन। तो ये क्या हो जाएगा? अगर अपना शब्द क्या है दोस्तों? एक सर्वनाम है। अगर हम इसे भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट करें तो पन शब्द जोड़ना पड़ेगा या त्व शब्द जोड़ना पड़ेगा, है ना। मतलब एक प्रत्यय ऐसा जोड़ना पड़ेगा जिससे कि इसका भाव बदल जाए, जिससे कि इसका भाव बदल जाए। तो भाव कैसे बदलेगा? जब तक हम इसमें कोई प्रत्यय नहीं जोड़ेंगे तब तक ये भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट नहीं होगा। इतनी बात। अच्छा, निजवाद, निज है ये शब्द, है ना। निजत्व, ये भी एक प्रत्यय जोड़ दिया हमने। मम है, ममक से ममत्व जोड़ दिया, त्वय जोड़ दिया। तो यहाँ पे त्वय शब्द जो होता है ये भी एक प्रत्यय ही होता है। तो प्रत्यय जोड़ने से हम किसी भी शब्द को, या चाहे वो संज्ञा का है, सर्वनाम का है, क्रिया का है, विशेषण का है, प्रत्यय जोड़ने के बाद हम उन शब्दों को कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों भाववाचक संज्ञा में। मूल बात आपको ये समझनी है। अच्छा,
क्रिया देखिए, क्रिया को भी हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे। एक शब्द होता है घबराना, है ना, घबराना क्या है, एक क्रिया है। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आहट शब्द जोड़ना पड़ेगा इसमें, आहट। अब ये आहट क्या है सर, ये आहट होता है प्रत्यय, है ना। तो घबराना में आहट शब्द हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा घबराहट, है ना, यानी कि अब ये हो गया भाववाचक। ठीक है, ये क्रिया थी, हमने बनाया क्या, भाववाचक। कैसे बनाया, इसमें प्रत्यय जोड़ करके। अच्छा, जैसे पढ़ना एक क्रिया होता है ना। अब आई शब्द अगर मैं इसमें जोड़ दूं, पढ़ना में आई शब्द अगर जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये पढ़ाई। और पढ़ाई कैसी शब्द हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। यहां तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिया विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, क्रिया विशेषण से भाववाचक संज्ञा। तो क्रिया विशेषण का मतलब होता है क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं सॉरी, जैसे एक निकट शब्द है हमारे पास, निकट से ता शब्द अगर हम इसमें जोड़ देंगे दोस्तों, ता शब्द जोड़ देंगे यानी प्रत्यय जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। जैसे दूर है, ई शब्द जोड़ देंगे इसमें तो ये हो जाएगा दूरी। दूर से क्या हो जाएगा, दूरी। क्लियर हो जाती है बात। तो मूल बात आपको ये समझनी है कि यहां पर हम प्रत्यय लगा करके किन्हीं भी शब्दों में भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। एक मिनट रुकेंगे। चलिए दोस्तों, तो आपको क्रिया विशेषण से भाववाचक बनाना आ गया। चलिए अब भाववाचक से जातिवाचक संज्ञा कैसे बनाते, ये और समझिएगा थोड़ा सा। तो भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा को हम कैसे बनाएंगे। अब जैसे भाववाचक संज्ञा एक शब्द है बुराई, है ना, बुराई। अब ये बुराई क्या है दोस्तों, देखिए अब इसको हम बुराइयां कर दें, बुराई को हम क्या कर दें, बुराइयां कर दें। बुराई को एक वचन है, मान के चल ये एक वचन में है बुराई, है ना, किसमें है, एक वचन में है। अगर इस एक वचन को हम बहुवचन में ले जाएं, है ना, बहुवचन में ले जाएं तो ये शब्द भाववाचक संज्ञा ना रह करके क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। बुराई क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है, बुराइयां क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। गरीब एक जातिवाचक संज्ञा है और गरीबी एक भाववाचक संज्ञा है ना। अच्छा, दूर क्या है दोस्तों, दूरी क्या है, दूरी एक वचन शब्द है। इसको हम अगर बहुवचन कर दें तो यही शब्द दोस्तों हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। चलिए द्रव्यवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा को कैसे बनाएंगे, तो लकड़ी, है ना, लकड़ी एक वचन है, इसको बहुवचन कर दें, लकड़ियों में बदल दें। भाववाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में बनाने के लिए एक वचन से हम बहुवचन में उसको करते हैं। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको इसमें समझना है। यही आप देख रहे हैं, नोट करेंगे तो आपको पता चलेगा सर एक वचन से अगर हम किसी शब्द को बहुवचन में ले जा रहे हैं और वो एक वचन वाला शब्द भाववाचक का है तो वो बहुवचन में जाने के बाद क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। चलिए यहां तक हमें क्लियर हो गया है। चलिए अब कुछ और समझ लेते हैं दोस्तों, समूहवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बनाना। तो देखिए किसी भी संज्ञा से किसी भी संज्ञा को जब हम जातिवाचक संज्ञा में ले जाते हैं, किसी भी संज्ञा को, चाहे वो द्रव्यवाचक हो, समूहवाचक हो, भाववाचक हो, उसको हम जातिवाचक संज्ञा में अगर ले जा रहे हैं तो उसे हमें एक वचन से बहुवचन में ही करना होगा। और ये कॉन्सेप्ट आपको हर जगह दिखाई देगा, है ना, पीछे भी आपने देखा और यहां भी आप देख सकते हैं। तो देखिए बात क्लियर हो गई आपके लिए। समूहवाचक संज्ञा हो, द्रव्यवाचक संज्ञा हो, भाववाचक संज्ञा हो, इन संज्ञाओं को जब हम जातिवाचक में ले जाते हैं तो एक वचन से उसे बहुवचन में बदल देते हैं तो वह संज्ञा जातिवाचक संज्ञा हो जाती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। समूहवाचक से जातिवाचक करवाया था यहाँ पर, और यहाँ पर देखेंगे क्रिया विशेषण से भाव, इसको देखो भाववाचक से जातिवाचक में कराया तब भी इसने एक वचन से बहुवचन का प्रयोग किया। यहाँ से द्रव्यवाचक में जातिवाचक करवाया था तब भी इसने यही कॉन्सेप्ट लगाया, और यहाँ भी आप यही कॉन्सेप्ट देख पा रहे होंगे। अच्छा अब देखते हैं विशेषण। विशेषण शब्द को देखिए, विशेषण का मतलब होता है जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं वह शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। बहुत सीधी, इसको हम आगे पढ़ेंगे। विशेषण से हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो इसमें हम काय का प्रयोग करेंगे, प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। काय का प्रयोग करेंगे, प्रत्यय का। अब दो चीजें आपको समझ में आ गई, दो चीजें हमें सर ये समझ में आ गई कि किसी भी संज्ञा को, है ना, मैं यहाँ पे थोड़ा लिख दूं जिससे कि आपको आसानी होगी। किसी भी संज्ञा को है ना, संज्ञा को भाववाचक में बदलना हो, भाववाचक, या किसी भी शब्द कह सकते हो, शब्द या संज्ञा, किसी भी शब्द या संज्ञा को भाववाचक में
बदलना हो तो हम प्रत्यय लगाकर संज्ञा को भाववाचक बना देते हैं, भाववाचक बना। यहां तक बात क्लियर होगी। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट हो गया, आप सूत्र की तरह इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर कभी भी कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, ठीक है। किसी भी संज्ञा को या किसी भी शब्द को भाववाचक में बदलना हो तो हम उसमें क्या लगा देते हैं, प्रत्यय लगा देते हैं, और वो शब्द किस में चला जाता है, भाववाचक संज्ञा में चला जाता है। अब यही दूसरा सूत्र दोस्तों आप लिख सकते हैं कि किसी भी संज्ञा को जब जातिवाचक में ले जाते हैं तो एक वचन से बहुवचन में उसको कर लेते हैं। ये दो सूत्र निकल के आए आप हमारे पास यहाँ पर। जब किसी भी शब्द को, किसी भी संज्ञा को, द्रव्यवाचक हो, समूहवाचक हो या भाववाचक हो या व्यक्तिवाचक हो, उसको जब हम जातिवाचक में ले जाते हैं तो एक वचन से उसका बहुवचन कर लेते हैं तो वह संज्ञा जातिवाचक हो जाती है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, जनरली आपको ये कोई नहीं बताता होगा। ये वाली बात क्लियर हो जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा संज्ञा का टॉपिक लगभग दोस्तों कंप्लीट हो गया है। संज्ञा से बनने वाले क्वेश्चन भी हम इसी टॉपिक में कवर करेंगे। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन आप मान के चलिए अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा तो दोस्तों परीक्षाओं में आपके क्वेश्चन गलत नहीं हो सकते हैं। अब अगला टॉपिक जो हमारा रहने वाला है दोस्तों, सेकंड टॉपिक होगा हमारा सर्वनाम, है ना। देखिए, एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से जुड़ा हुआ है। संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़ा हुआ है, सर्वनाम और संज्ञा दोनों मिलकर विशेषण के साथ जुड़े हुए हैं, फिर विशेषण इन तीनों टॉपिकों के बाद क्रिया इन सबसे जुड़ी हुई है। तो एक दूसरे से लिंक टॉपिक हैं दोस्तों, इसीलिए हमने आज की वीडियो में 6 टॉपिक जो एक दूसरे से लिंक हैं, है ना, उन्हीं की हम बात करने वाले। सर्वनाम में अब हम पढ़ेंगे कुछ आगे की चीज़ों को। चलिए शुरू करते हैं सर्वनाम। अब देखिए, संज्ञा तो हमने पढ़ ली। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। पहले तो आप ये समझिए कि सर्वनाम होते कितने प्रकार के हैं, सर्वनाम होते कितने प्रकार के हैं, फिर हम देखेंगे सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं, है ना। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। ये सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं और सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, है ना। यहां से देखिए, पहले तो सर्वनाम 11 प्रकार के होते हैं, उन्हीं को समझना है आपको, है ना। सबसे मैं आपको लास्ट में लेके चलता हूं, एक सेकेंड। ना इसी पे है, अभी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां से पहले तो आप समझिएगा, देखो ये वाला जो टॉपिक है पहले यहां से शुरू करेंगे हम, तभी आपको आगे की बातें समझ में आ पाएंगी। इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सर्वनाम कुल कितनी संख्या होती है, सर्वनामों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है, 11। इनके अलावा कोई सर्वनाम नहीं होता। इन 11 के, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ वीडियो की परीक्षा में, आप देख सकते हैं पेपर को, कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सब कह रहे 6 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। वो ये नहीं पूछ रहा था, वो ये पूछ रहा था 5 और 6 का तो विकल्प ही नहीं था उसमें, ठीक है। तो सर्वनाम 11 प्रकार के जो होते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, मैं, तुम, आप, वह, यह, सो, जो, कोई, कौन, कुछ और क्या। इन 11 के अलावा कोई भी शब्द आपको दिखाई दे वो सर्वनाम नहीं होगा, चाहे जो हो, ठीक है ना। तो सर्वनाम कितने प्रकार के हो गए दोस्तों, हमारे पास 11 प्रकार के सर्वनाम हो जाते हैं। कुछ इसके अलावा संयुक्त सर्वनाम भी हमारे होते हैं। क्या होते हैं, संयुक्त सर्वनाम भी होते हैं, है ना, जिसे हम अतिरिक्त सर्वनाम कहते हैं, जो शब्दों को मिलकर के बनाए जाते हैं। जैसे जो और कोई, है ना, जो, कोई, कोई भी और कोई, जो, कुछ, ये शब्द जो होते हैं दोस्तों, इनको ध्यान रखना, ये होते हैं 4 प्रकार के, 1, 2, 3 और 4। तो संयुक्त सर्वनाम आपके पास कितने हो गए, 4 हो गए। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 11 प्रकार। सर्वनाम कितने होते हैं, प्रकार नहीं, कितने होते हैं, 11 होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हमें क्लियर हो गई कि सर्वनाम तो 11 होते हैं सर। सर्वनाम के प्रकार अब हम देखने वाले हैं, जो कि 6 प्रकार के सर्वनाम अब हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर है बात। तो ये दोनों बातें नोट डाउन कर लेना अगर आपके नोट्स में ये ना लिखी हो तो। चलिए अब आते हैं हम अपने मूल टॉपिक पर, सर्वनाम, है ना। तो सर्वनाम से हमने क्या समझा सर, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द, जैसे वह घर जाता है ना। इसको ध्यान से समझना,
मैं बहुत सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो किताबी भाषा होती है वो जनरली आपके समझ में नहीं आ पाती है, तो मैं विद एग्जाम्पल के आपको समझाऊंगा तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। 2 क्वेश्चन है हमारे पास। राम घर जाता है ना। देखिए, वह घर जाता है ना, और राम घर जाता है, दोनों ही शब्द हमें, दोनों ही वाक्य एक जैसे ही देखने में लग रहे हैं, लेकिन एक में राम शब्द का प्रयोग हुआ है और एक में वह शब्द का प्रयोग हुआ है ना। अब देखिए, यहाँ पे राम भी कर सकते थे हम, वह भी कर सकते थे, यह भी कर सकते थे। अब राम की जगह कौन सा शब्द आया है? वह शब्द आया है। तो वैसे राम क्या है? राम तो सर संज्ञा है ना। और ये वह आया किसकी जगह पे है? सर ये भी तो संज्ञा की जगह पे ही आया है। तो अब ये संज्ञा नहीं है, क्या है? सर्वनाम है। बहुत क्लियर है, कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा। डेफिनेशन में मतलब जो परिभाषा है इसकी बिल्कुल क्लियर हो गई। राम घर जाता है, राम तो एक संज्ञा था, अब राम की जगह पे एक शब्द हमने रिप्लेस किया, इसकी जगह एक शब्द लगाया वह। तो वह शब्द क्या है? एक सर्वनाम शब्द है। बस इतनी सी इसकी परिभाषा है। संज्ञा के स्थान पे आने वाला शब्द है ना, संज्ञा को जो रिप्लेस करता है वो सर्वनाम ही करता है। बिल्कुल क्लियर है। चलिए, नाम इसका क्लियर हो गया आप लोगों को। अच्छा, अब समझते हैं हम सर्वनाम को। चलिए, अब सर्वनाम के कितने प्रकार हैं हमारे पास? तो सर्वनाम के कुल 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं, है ना। सबसे पहला प्रकार जो होता है हमारा पुरुषवाचक प्रकार होता है ना। पुरुषवाचक 3 तरीके से हम इसको बांट लेते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में। बहुत आसान है। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम को हम ऐसे समझें कि इसके जो 3 टाइप हैं। सबसे पहले हमारे पास है उत्तम पुरुष, सबसे पहले उत्तम पुरुष है, दूसरा मध्यम पुरुष है और तीसरा अन्य पुरुष है। मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझा दूं ये तीनों क्या होते हैं। इसको मत रटने की कोशिश करना, इसको नहीं रट पाएंगे आप कि मैं, हम, हमारा, मेरा, मुझको, हमने। इसको मत देखो, जो मैं बता रहा हूँ उसको समझो, फिर आप समझ पाएंगे कि सर उत्तम जो हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार होते हैं वो क्या होते हैं। जैसे मान के चलो मैं हूँ, है ना, और मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? आपसे बात कर रहा हूँ, और हम दोनों मिल करके किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं अपने आप को कैसे कैसे बता सकता हूँ? मैं, हम, हमको, हमारा। मैं अपने आप को ऐसे बोल सकता हूँ ना, मैं भी कह सकता हूँ, हम कह सकता हूँ, हमारा कह सकता हूँ, है ना, हमको कह सकता हूँ। ये चीज़ मान रहे हैं आप? अच्छा, मैं आपको कैसे बता सकता हूँ? तुम, तुमको, तुम्हारा, तुमसे। हो गया। किसी और व्यक्ति के बारे में, जो तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में हम दोनों बात कर रहे हैं, अब समझिए, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? वह कह सकते हैं, वे कह सकते हैं, है ना। अब इस चीज़ को और डिटेल में समझिएगा। मैं जो हूँ आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं तो हो गया उत्तम पुरुष। आपके माध्यम से बात कर रहा हूँ किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, आपके माध्यम से बात कर रहा हूँ किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में, तो मैं हो गया उत्तम पुरुष। आपके माध्यम से बात कर रहा हूँ तो आप हो गए मध्यम पुरुष। किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, वो हो गया अन्य पुरुष। बात क्लियर है? किसी अन्य पुरुष को आप कैसे कैसे बोल सकते हैं? तो सर अन्य पुरुष को हम ऐसे कह सकते हैं, वह, वे, यह, ये, उन्हें, उनका। अब तो रटने की जरूरत नहीं है, कोई भी रटने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को कैसे डिनोट कर सकते हो? मैं, हम, मुझे, हमारा, मेरा, मुझको, हमने। मतलब मैं उत्तम पुरुष हूं तो मैं अपने आप को ऐसे ही बोलूंगा। ठीक है। अच्छा, मध्यम पुरुष, तो मैं आपको तुम कह सकता हूं, आप कह सकता हूं, तू कह सकता हूं, तुझे कह सकता हूं, तुम्हारा कह सकता हूं, आपका कह सकता हूं, है ना। तो आप हो गए मध्यम पुरुष। इसके अलावा तीसरा पुरुष जो कि अन्य पुरुष है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो वह कह सकते हैं, उसको वे कह सकते हैं, यह कह सकते हैं, ये कह सकते हैं, उन्हें कह सकते हैं और उनका कह सकते हैं। बहुत आसानी से आपको पुरुषवाचक सर्वनाम समझ में आ गया होगा। अगर अब भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा पीछे करिए, देखिए और फिर इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा। रटने की जरूरत नहीं दोस्तों, इसे रटेंगे तो रटने का ना ही आपके पास समय हो, ना ही आप इसे रट पाएंगे। बात क्लियर? इसी तरीके से आपको समझना है ये। चलिए, तो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम क्लियर हो गया है। मुझे लगता है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक प्रकार हमारा यहाँ पर हो गया है। दूसरा जो प्रकार होता है हमारा दोस्तों, वो होता है निजवाचक। निजवाचक का मतलब होता है मैं, स्वयं, खुद, अपने आप को, है ना। निजवाचक सर्वनाम को हम 3 तरीके से डिनोट करते हैं दोस्तों। निजवाचक, जो मैं समझा रहा हूं उसको समझिएगा दोस्तों, डेफिनेशन पे, परिभाषा पे आप बिल्कुल ना जाएं, है ना। निज का मतलब होता है आप। आप का मतलब दूसरा आप नहीं, मैं खुद, यानी कि स्वयं, स्वयं या स्वतः,
बात क्लियर है? मतलब कोई बात अपने लिए की जा रही हो, जैसे मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, है ना। आप भला तो जग भला, पूछ लेगा आप भला तो जग भला में किस प्रकार का सर्वनाम है। तो आपने पढ़ा है कि सर ये तो निजवाचक की तरफ इशारा कर रहा है। क्यों? क्योंकि सर इसमें होता यह है कि आप स्वयं स्वतः, यानी कि जिसमें अपनी ही बात की जा रही हो, है ना, अपनी ही बात की जा रही हो, वह सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम होता है। तो अब मुझे लगता है कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। मैं स्वतः खा लूँगा, मैं स्वतः ही पढ़ लूँगा, मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, ऐसे शब्द जब आपको दिखाई दें, मतलब जहाँ आप ही केंद्र में हो, कोई दूसरा व्यक्ति ना हो। बात क्लियर है? जहाँ आप ही केंद्र में हो, आप ही उस काम को कर रहे हो, ऐसे शब्द जो होते हैं वो निजवाचक के अंतर्गत गिने जाते हैं। बात क्लियर है? एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ गए। चलिए, तो ऐसे शब्द क्या होते हैं? निजवाचक सर्वनाम होते हैं। आप चाहें तो परिभाषा से देख लें। कर्ता के साथ अपनापन प्रकट हो, जैसे आप, अपना, अपने आप, स्वतः, खुद, स्वयं, स्वतः, है ना। ये परिभाषा बड़ी अजीब सी लगेगी आपको, याद करेंगे कि कर्ता के साथ उसका क्या, कर्ता तो मैं खुद ही हूँ ना, और मेरा संबंध खुद ही से है, मैं खुद ही उस काम को कर रहा हूँ, तो इस परिभाषा को मैं रटने की क्या जरूरत। निजवाचक में हम आप देखेंगे कि मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, यानी कि निजवाचक की बात हो रही है, स्वतः कर लूँगा यानी निजवाचक की बात हो रही है, खुद कर लूँगा यानी निजवाचक की बात हो रही है, कुछ रटने की जरूरत नहीं। क्लियर होती है बात? अगला जो रहता है दोस्तों हमारा तीसरे नंबर का रहता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, है ना। अब तीसरे वाले को समझिए, जहां चीजों को निश्चित संख्या का बोध होता हो, निश्चित चीजों का पता चलता हो, बिल्कुल कंफर्म पता चलता हो, वो निश्चित हो जाता है ना। जैसे यह मेरा घर है ना, इसको समझिए, यह मेरा घर है, बिल्कुल निश्चित बात पता चल रही है, बिल्कुल निश्चित बात पता चल रही है। यह और वह, दो शब्दों का प्रयोग यहां पर देखा जाता है, यह और वह। यह मेरा घर है, वह तुम्हारी पुस्तक है, ये तुम्हारा फोन है, या ये मेरा घर है। इस तरीके के एग्जाम्पल जब आपको मिले तो आप समझ लेना कि सर यह और वह का प्रयोग होगा तो वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम को भी यही समझ ले, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। अनिश्चय का मतलब है बात क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, संदेह की स्थिति है। बात समझ में आ रही है आपको? जहां निश्चित पता चलता हो कि यह वाला जो घर है ये मेरा है, मतलब निश्चित मेरा है, ये घर मेरा है। अच्छा, यहां पर आप दो शब्द देखेंगे सर, कोई और कुछ, नहीं समझे? समझेंगे अभी। कोई और कुछ, देखिए कोई और कुछ, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है ना। अब देखिए कोई आ रहा है, यहां बात कंफर्म नहीं हो रही, मतलब निश्चित नहीं हो रही, कोई आ रहा है, डाउट की स्थिति बनी हुई है, पता नहीं कौन आ रहा है, परिचित है, अपरिचित है, जानवर है, आदमी है, बैल है, भैंस है, पता नहीं कौन आ रहा है, कोई आ रहा है, मतलब बात यहां पर स्पष्ट नहीं हुई। अब इसको हम दो तरीके से बांट लेते हैं। अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम होता है उसको हम दो तरीके से बांट लेते हैं, एक तो प्राणीवाचक हो जाता है और एक वस्तुवाचक हो जाता है, लेकिन ये बहुत डिटेल में नहीं पूछेगा आपसे। प्राणीवाचक, और देखिए कोई आ रहा है कि मतलब ये है कि वो प्राणी ही होगा, चाहे जानवर हो, पक्षी हो, इंसान हो, यानी कि वो सजीव, उसमें सांस होगी तभी तो वो आ सकता है। कुछ का मतलब ये होता है, ये वस्तु का बोध कराता है हमें। किसका बोध कराता है? वस्तुओं का बोध कराता है। जैसे कुछ गिरा, कुछ गिरा, कुछ पड़ा है ना। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं, इस तरह के जो शब्द होते हैं, वो हमारे गिने जाते हैं वस्तुवाचक। आप प्राणीवाचक आप कह सकते हो, वस्तुवाचक कह सकते हो। तो क्या समझ में आती है बात हमें यहाँ से? हमें ये बात समझ में आती है सर, निश्चयवाचक सर्वनाम जो होता है उसमें निश्चित चीज़ों का हमें पता चलता है। अनिश्चयवाचक क्या होता है? जिसमें हमें स्पष्ट नहीं होता है। कोई और कुछ, इसके लिए दो शब्द बने हुए हैं। इसके लिए क्या शब्द बने हुए हैं? कोई और कुछ, ये ध्यान रखना। कोई और कुछ, कोई आ रहा है, कुछ गिरा, सवाल आ जाएगा कुछ गिरा, है ना। पूछेगा इसमें किस प्रकार का सर्वनाम है, तो आप क्या कहेंगे? सर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है और अप्राणीवाचक है। ये वाली बात क्लियर हो जाती है आप लोगों को। अच्छा, यह के साथ आप ये भी कह देते हैं और वह के साथ वे भी कह देते हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं। शब्द ये आपको दो ही मिलेंगे, यह और वह। चाहे तो आप ये और वे का भी प्रयोग इनकी जगह पे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको सिर्फ दो ही शब्द मिलेंगे, कोई और कुछ। अच्छा, अब इसकी चाहें तो आप परिभाषा देख सकते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चित वस्तु का बोध कराने वाले सर्वनाम को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना। चलो अनिश्चयवाचकों की परिभाषा को देख लो। निश्चित वस्तु का बोध ना हो, जैसे कोई कुछ, किसी का, सब कुछ, है ना। तो देखिए कोई और कुछ, या इसके अलावा कोई शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, कोई और कुछ।
तो ये हो गया हमारा अप्राणीवाचक, मतलब ये हो गया हमारा अनिश्चयवाचक, यानी कि जहाँ पर निश्चित चीज़ों का पता ना चल पाता हो। अच्छा, अगला वाला सवाल हमारा, जो अगला वाला प्रकार है वो है 5वें नंबर का। इसको हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं। अगला है हमारा संबंधवाचक। संबंध का मतलब आप समझ रहे होंगे, एक चीज दूसरे चीज से संबंधित होनी चाहिए। संबंध का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, कुछ चीज़ों को नाम से भी आप समझ सकते हैं। संबंध का मतलब होता है जहां दो चीज़ों के बीच में संबंध दिखाया जा रहा हो। जैसे इसके लिए दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो और सो। जैसे जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, दोनों बातें एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। करना भी उसको है और भरना भी उसको है, मतलब जो कर रहा है वो ही भरेगा। तो बात क्लियर हो जाती है दोस्तों आपको। जिसका संबंध प्रकट करने वाले शब्द हो, जिसका जैसा जैसा उनको जो और सो, है ना, बात क्लियर हो जाती है। संबंध का मतलब एक संबंध दूसरे से दिखाया जाए, वहां हमारा क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि जो करेगा सो भरेगा। बात क्लियर है। अच्छा, अगला सवाल हमारा है, अगला टाइप जो हमारा है प्रश्नवाचक। ये बहुत आसान है दोस्तों, प्रश्नवाचक को पढ़ने की ही जरूरत नहीं है आपको। प्रश्नवाचक चिन्ह ये होता है और ये कहाँ लगाया जाता है, कब, कहाँ, कैसे, क्यों। कब, कहाँ, कैसे, क्यों, जैसे शब्द आ जाए वो प्रश्नवाचक ही तो होते हैं। किसी भी वाक्य में कब, कहाँ, कैसे, कुछ, कब, कहाँ, कैसे शब्द आ जाएं, कितना, उतना, जितना, जैसे शब्द आ जाएं, जहां प्रश्न की संभावना बन रही हो, जहां पे क्वेश्चन में प्रश्न किया जा रहा हो, है ना। आपका क्या नाम है, आप क्या खाकर आए हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं, ऐसे शब्द जो होंगे, ऐसे वाक्य जो होंगे दोस्तों, प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। क्लियर हो जाती है यहाँ पर बात। अच्छा, अभी तो हमने ये समझा दोस्तों कि सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं। हमने देखा कि सर्वनाम कितने होते हैं, तो 11 प्रकार के होते हैं। संयुक्त सर्वनाम कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। अलग अलग हमने उनके प्रकारों को डिस्कस किया, अच्छे से समझा। अब स्पेशल सवाल को सर्वनाम के ऊपर दोस्तों बनाए जाते हैं, हम उनको देखेंगे। चलिए थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, उसके बाद हम क्लास को शुरू करते हैं। कुछ स्पेशल सवाल हम सर्वनाम के ऊपर देखते हैं, जो स्पेशल कंडीशन पे आधारित सवाल। अब देखिए क्या हो रहा है, किसी भी परीक्षा में दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन वो नहीं बना रहा, चाहे संज्ञा हो, सर्वनाम हो, क्रिया हो, विशेषण हो, संधि हो, समास हो, एक अच्छे लेवल का पेपर डिजाइन किया जा रहा है। तो यहाँ से समझेंगे दोस्तों हम तीसरे टॉपिक को। 1 मिनट, यहाँ पर शायद स्लाइड कम हो गई है, आगे हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो जो मेन सवाल हमारे सर्वनाम पे बन रहे थे, मेन चीज़ें जो हमारी सर्वनाम में थी, उसको हमने डिस्कस यहाँ पर कर लिया है। सर्वनाम की जो स्पेशल टाइप जिनकी मैं अभी बात कर रहा था, इनको हम विशेषण में डिस्कस करेंगे। किस में डिस्कस करेंगे, विशेषण वाला टॉपिक जब हम पढ़ेंगे अब, तो उसमें ही हम देखेंगे कि हमारे सर्वनाम के स्पेशल प्रकार क्या होते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। तीसरा जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो विशेषण रहने वाला है। क्या रहने वाला है, विशेषण। तो विशेषण की परिभाषा को हम समझ लेंगे। हम दोनों शब्दों को पढ़ के आए हैं, दोनों टॉपिक अपने अच्छे से पढ़ के आए, संज्ञा और सर्वनाम को। यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वही क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। बात क्लियर। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा आपको। वह अच्छा लड़का है, ठीक है, एक बात। दूसरा है राम अच्छा गाता है। दोनों को बहुत ध्यान से समझेंगे तो आप इसकी परिभाषा को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। मैं एग्जाम्पल देके समझाना ज़्यादा उचित समझता हूँ डेफिनेशन के मुकाबले। तो देखिए, अच्छा लड़का है ना, अच्छा लड़का कौन है, अच्छा लड़का है वह। अच्छा लड़का कौन है, वह। और वह क्या है सर, सर्वनाम है। अच्छा, अच्छा गाता है, अच्छा क्या करता है, गाता है। तो गाता कौन है, राम। और राम क्या है, संज्ञा। मतलब अच्छा, अच्छा क्या है यहाँ पे, विशेषण होगा। अच्छा क्या है, विशेषण होगा, है ना। और यहाँ पे भी अच्छा विशेषण है हमारा। तो अच्छा कौन गा रहा है, तो अच्छा गा रहा है सर राम। और राम क्या है, संज्ञा है। यहां पर अच्छा लड़का कौन है, तो वह है। और वह क्या है, सर्वनाम है। तो इससे हमें यह स्पष्ट हुआ कि सर संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताई है, विशेषता का मतलब विशेषण, विशेषता का मतलब विशेषण। अब हम इसे विशेषण की ही भाषा में समझे तो इसे हम सर्वनाम नहीं कहेंगे, सर्वनाम नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे विशेष से। क्या कहेंगे, विशेष से, है ना। विशेष की
विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, है ना। तो विशेष से किसे कहते हैं, तो विशेष से कहते हैं सर संज्ञा और सर्वनाम को। संज्ञा और सर्वनाम को टुगेदर क्या कहते हैं, एक साथ मिला के इनको क्या कहते हैं, विशेष से कहते हैं, है ना। ऐसे नहीं बोल सकते कि सर संज्ञा सर्वनाम, ये तो एक परिभाषा हो गई, लेकिन जनरल से हटके थोड़ा सा देखेंगे तो विशेष से की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेष से क्या है, विशेष से तो सर संज्ञा और सर्वनाम ही है। यहाँ पर परिभाषा क्लियर हो गई यहाँ पर आपको। चलिए इसको हटाते हैं, आगे की बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे विशेषण संज्ञा, ये तो क्लियर हो गया आपको, परिभाषा एग्जाम्पल के थ्रू आपने समझ लिया। अच्छा, अब हम देखते हैं विशेषण के प्रकार कितने होते हैं। विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। मुख्यतः कितने प्रकार का होता है विशेषण, 4 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला हमारा प्रकार है दोस्तों गुणवाचक। पहला हमारा क्या है, गुणवाचक। तो गुण मतलब क्या होता है, किसी के गुण दोष बताने वाले शब्द, गुण दोष बताने वाले शब्द या उनका बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति काला हो सकता है, पीला हो सकता है, पतला हो सकता है, मोटा हो सकता है, अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है ना, ठिगना हो सकता है, ऊंचा हो सकता है यानी कि लंबा हो सकता है। तो ये सब क्या है, किसी भी व्यक्ति के गुण हैं, किसी भी चीज़ के, किसी भी वस्तु के गुण हैं। उन्हीं गुणों को बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। बात क्लियर हो जाती है। देखिए, संज्ञा सर्वनाम शब्दों के गुण दोष का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। बात क्लियर हो जाती है, यानी कि गुणवाचक विशेषण कहलाता है। अब जैसे भाव, अच्छा बुरा, है ना, भाववाचक भी हो सकता है। किसी के भाव, गुण भाव में भी तो देख सकते हैं, है ना, दिशा में भी देख सकते हैं, आकार में भी देख सकते हैं, स्थान पे भी देख सकते हैं। तो भाव क्या है, किसी का अच्छा है, बुरा है, वीर है या कायर है। दिशा कैसी है, उत्तरी है, पश्चिमी है। आकार क्या है, गोल है, नुकीला है, सुडौल है ना। स्थान क्या है, ऊंचा है, नीचा है। अब कोई शब्द ऐसे आ जाए, यहाँ गहरा पानी है, गहरा पानी है। अब मैं इस एग्जाम्पल से समझाऊंगा आपको। तो देखिए, गहरा क्या है सर, गहरा तो सर विशेषण है। गहरा क्या है मेरे दोस्त, विशेषण है ना। और पानी क्या है यहाँ पर सर, विशेष से है, विशेष से है, क्या है, विशेष से है। या फिर आप कह दें विशेष से, आपको पता ही क्या है सर, ये संज्ञा है, यानी संज्ञा और सर्वनाम को विशेष से कहते हैं। तो गहरा क्या है, पानी है सर, गहरा क्या है, पानी है। तो ये पानी की विशेषता बता रहा है कि पानी गहरा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो बस यही क्या है इसमें, इस पूरे वाक्य में क्या है सर, गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण सर, क्यों है गुणवाचक विशेषण, क्योंकि गुण की विशेषता बता रहा है, पानी का गुण कैसा है, यहाँ पर गहरा है। बात क्लियर हो जाती है। अच्छा, आपको गुणवाचक विशेषण के बारे में पता चल गया कि कोई, मैंने बताया था भी आपको, कोई काला पीला हो सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है, मोटा पतला हो सकता है, अच्छा बुरा हो सकता है, वीर कायर हो सकता है। ये सब क्या है, किसी भी व्यक्ति के, किसी भी वस्तु के गुण हैं, है ना। और उन्हीं गुणों को बताने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। बात यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है सर। अगला देखते हैं सर हम परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाची विशेषण। मैं इन दोनों को आपको एक साथ समझाने की कोशिश करूं कि संख्यावाची क्या होता है। और देखिए, दोनों में ही क्या होता है, सब संख्याओं का खेल होता है ना। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पहचाने कैसे कि यहाँ परिमाणवाचक है और यह संख्यावाचक है। ये है हमारा परिमाण और ये है हमारा संख्यावाची, है ना। मैं बहुत आसानी से आपको क्लियर कर दूंगा जिससे कि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। परीक्षा अगर आप देने जा रहे हैं तो परीक्षा में जरूर आपको याद रह जाएगा। अब देखिए, संख्या क्या होती है सर, संख्या एक भी हो सकती है और एक से अधिक भी हो सकती है। परिमाण का मतलब होता है किसी चीज़ का, यहाँ से देखिएगा पहले तो इसको, परिमाण का मतलब दोस्तों यहाँ पे मात्रा से होता है। मात्रा किससे होता है, मात्रा से। और संख्या का मतलब होता है नंबर से, है ना। इंग्लिश में नंबर की मात्रा का मतलब हो सकता है मात्रा का मतलब कम ज़्यादा हो सकती है, अधिक थोड़ी हो सकती है ना। तो मात्रा का मतलब यहाँ से समझिए, किसी भी चीज़ की नाप तोल, किसी भी वस्तु की मात्रा नाप तोल का ज्ञान जिन शब्दों से हमें होता है उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों एक वचन का प्रयोग किया जाता है। अक्सर आप देखेंगे, ये एक ट्रिक है छोटी सी, आप ध्यान रखें, एक वचन और बहुवचन। मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा आपको। यहाँ पर जो वाक्य होगा वो अधिकतर आपको, अधिक मतलब 99% केस में एक वचन के रूप में दिखाई देगा, और संख्यावाची का जो वाक्य होगा वो बहुवचन के तौर पे आपको दिखाई देगा। एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए,
अब देखिए क्या होता है, परिमाणवाचक जो विशेषण है दोस्तों वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक तो निश्चित संख्या का पता चले और एक अनिश्चित संख्या का पता चले। जैसे हमने सर्वनाम में पढ़ा था, किसी वस्तु का निश्चित बोध हो और किसी वस्तु का निश्चित बोध ना हो तो वह निश्चित हो गया। अब जैसे 2 लीटर 2 लीटर बिल्कुल क्लियर है ना, 2 लीटर, 3 किलो, 4 मीटर, है ना, 4 मीटर कपड़ा हो सकता है, 3 किलो चावल हो सकता है, 2 लीटर पानी हो सकता है ना। बिल्कुल स्पष्ट संख्या का हमें पता चल रहा है, स्पष्ट नंबर का हमें पता चल रहा है कि सर 2 बिल्कुल एक पूर्णांक संख्या है, यानी कि निश्चित संख्या है। अच्छा, उसी के साथ हम देखें अनिश्चयवाचक परिणाम। तो अनिश्चय का मतलब मैंने बताया जिस संख्या का पता नहीं चल पाए कि कितना थोड़ा। अब कितना थोड़ा है ना, थोड़े में तो बहुत मात्रा हो जाएगी, इतना भी थोड़ा हो सकता है, इतना भी थोड़ा हो सकता है ना। कुछ का मतलब भी नहीं, हमें स्पष्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमें संख्या स्पष्ट नहीं हो पा रही, परिमाण या मात्रा हमें नहीं पता चल पा रही है कि कितनी परिमाण की या कितनी मात्रा की ये बात कर रहा है, यानी कि ये एक अनिश्चयवाचक परिमाण का उदाहरण हो जाएगा, है ना। तो दोनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है। देखिए थोड़ा पानी, कुछ पानी, अब आप ये देख रहे होंगे सर कुछ पानी, पानी भी एक वचन है ना, थोड़ा पानी भी एक वचन में है, 4 किलो भी एक वचन में है, 4 मीटर भी एक वचन में है और 2 लीटर भी एक वचन में। ये वाली बात आप नोट कर पा रहे होंगे यहाँ पर, क्योंकि ये वाली बात याद रखनी है आपको, संख्यावाची में बहुत काम आने वाली। कन्फ्यूजन आपको दूर करना है तो ये बात याद रखनी पड़ेगी। अब आते हैं हम दोस्तों संख्यावाची विशेषण के ऊपर। दोनों को मैं यही बहुत अच्छे से आपको समझाता हुआ चल रहा हूँ जिससे कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। देखिए इसे भी हम 2 तरीके से बांटते हैं, निश्चय संख्यावाची और अनिश्चित संख्यावाची। यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइप्स अगला बता दिया है इसका, निश्चित संख्यावाची और अनिश्चित संख्यावाची के तौर पे हम इसको बांटेंगे। तो निश्चित संख्या का मतलब होता है जहाँ हमें निश्चित संख्या का पता चले, यहाँ हमें निश्चित मात्रा का पता चल रहा था, यहाँ पर हम सिर्फ संख्याओं की बात करेंगे, मात्रा की बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए निश्चित संख्यावाची में बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। पूर्णांक बोधक हो सकता है, 1 के बाद 2 पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण चीज़ें हैं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 पूर्ण है ना। क्रमवाचक हो सकता है, क्रम का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा। समूहवाचक हो सकता है, दोनों, तीनों, जोड़ा, दर्जन। मतलब बात समझ रहे हैं आप। निश्चित संख्यावाची जो होता है उनको हम इस तरीके से भी बांट सकते हैं कि सर कोई चीज़ पूर्णांक बोधक है, क्रमवाचक है, समूहवाचक है, निश्चित अपूर्णांक बोधक है, आवृत्ति बोधक है या प्रत्येक बोधक है। तो इनसे क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि ये बहुत आगे की चीज़ हो जाती है। यहाँ से आपसे इस तरह ही क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, सीधा क्वेश्चन पूछेगा आपसे कुछ पानी घड़े में है, कुछ पानी घड़े में है, अब बताइए इसमें किस प्रकार का विशेषण है ना। तो कुछ पानी आपको पता है मात्रा की बात हो रही है सर, तो कुछ पानी यानी अनिश्चित परिमाणवाचक। यूपी पुलिस के हिसाब से अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो दोस्तों आपको इन्हीं चीज़ों पे फोकस करना है, ये और डिटेलिंग हो जाएगी। हालांकि ये भी याद रखना है आपको, कई बार ऐसे भी पूछ लेता है, लेकिन ऐसे नहीं पूछेगा कि बताइए 1.5 गुना है ना, 2.5 गुना, इसमें किस प्रकार का समास है, मतलब किस प्रकार का विशेषण है। तो ऐसा नहीं पूछेगा आपसे, सिर्फ इतना ही पूछेगा इसमें संख्यावाची है, परिमाणवाची है, गुणवाची है या फिर सार्वनामिक विशेषण है। इस तरह के एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। तो निश्चित संख्यावाची का जो होता है, निश्चित संख्यावाचक जो परिमाण होता है हमारा विशेषण होता है, उसको हम पूर्णांक बोधक, क्रमवाचक, समूहवाचक, अपूर्णांक बोधक, आवृत्ति बोधक, प्रत्येक बोधक के रूप में भी पढ़ सकते हैं। आप एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो निश्चित संख्या का मतलब हो गया निश्चित संख्या का हमें यहाँ पर पता चला, सभी जगह आप देखेंगे एक निश्चित संख्या आपको पता चल पा रही है। 2 गुना हमें पता है कि सब 2 गुना कितना होता है, 3 गुना हमें पता है कितना होता है, 2.5 गुना कितना होता है ना। प्रत्येक का मतलब हमें पता है और हर एक का मतलब हमें पता है, मतलब संख्या हमें बिल्कुल स्पष्ट है यहाँ पर। अच्छा एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक है ना। अनिश्चित संख्यावाचक ये थोड़ा सा नीचे जा रहा है दोस्तों, है ना। अनिश्चित संख्यावाचक का मतलब है, इसी तरह समझें जैसे मैंने आपको अनिश्चित परिमाणवाचक समझाया था, जहाँ पर वो कट गया है थोड़ा सा, यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं कोई, है ना, कुछ, थोड़ा, इस तरह के शब्द हमें दोस्तों यहाँ पर, जहाँ पर निश्चित संख्या का हमें पता नहीं चलता हो। जैसे यहाँ से समझिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। कुछ आदमी खड़े हैं, है ना, 4 व्यक्ति जा रहे हैं। अब दोनों वाक्यों को आप बहुत ध्यान से देखिए।
कुछ आदमी खड़े हैं, है ना, कुछ आदमी खड़े हैं, मतलब कितने आदमी हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, 100 हैं, नहीं पता। 4 व्यक्ति जा रहे हैं, 4 व्यक्ति जा रहे हैं, यानी कि संख्या निश्चित हो गई। तो यानी ये तो हो गया निश्चय संख्यावाची, निश्चित संख्यावाची परिमाण हमारा विशेषण। कुछ यहाँ पे हमें स्पष्ट नहीं है संख्या, तो ये हो गया दोस्तों हमारा अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। अब देखिए 4 व्यक्ति, अब 4 व्यक्ति जो है दोस्तों यहाँ पर एक वचन है या बहुवचन, है ना, तो आपका ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो जाता है ना। एक वचन का मतलब मात्रा जो होती है वो हमेशा एक वचन में ही होती है, संख्या जो होती है एक वचन से ज़्यादा में भी हो सकती है, बहुवचन में भी होती है, अधिकतर संख्याएं बहुवचन में ही होती हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। विशेषण के बारे में जो आपको जानकारी चाहिए थी वो चारों टाइप के विशेषण मैंने यहाँ पर, 3 टाइप के विशेषण हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। चौथा विशेषण हमारा बचा है सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण को हम देख लेते हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा ये। देखिए परिभाषा को आप छोड़िए थोड़ी देर के लिए, पहले यहां समझिए। इस वाले एग्जाम्पल से समझेंगे तो सार्वनामिक विशेषण आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे यहां लिखा हुआ है यह किताब रामायण की है ना, बात क्लियर हो जाती है। अच्छा अब दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप, यह शब्द क्या है सर, यह तो हमने सर्वनाम पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सर्वनाम पढ़ा था। और किताब शब्द क्या है सर, ये संज्ञा था, है ना, संज्ञा था। और परिभाषा को याद करिएगा, परिभाषा को याद करिएगा कि संज्ञा की जगह आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा की, देखिए संज्ञा और सर्वनाम एक साथ अमूमन नहीं आते हैं, आने को आते भी हैं। संज्ञा और सर्वनाम एक साथ जब आते हैं तो वो संज्ञा और सर्वनाम अलग अलग नहीं पढ़े जाते हैं, उन सब को हम सार्वनामिक विशेषण पढ़ते हैं। उसको क्या पढ़ते हैं हम, सार्वनामिक विशेषण। परिभाषा क्या थी वैसे, सर्वनाम की परिभाषा पे ध्यान दें आप, क्या थी सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम की परिभाषा थी सर, संज्ञा की जगह आने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम एक मिनट सॉरी, संज्ञा की जगह आने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। लेकिन इस केस में थोड़ा उल्टा हो गया, इस केस में हो ये गया कि सर्वनाम भी आ गया और सर संज्ञा भी आ गया। जब ऐसा होता है तो वो पूरा वाक्य जो होता है एक सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण हो जाता है। इतनी सी बात थी बस। अब चाहे आप इसकी परिभाषा में कुछ भी देख सकते हैं, ठीक है। सार्वनामिक या संकेत, इसको और कह सकते हैं कि सार्वनामिक या संकेत। परिभाषा मैंने आपको समझा दी, जहाँ संज्ञा और सर्वनाम एक साथ आते हैं वो वाक्य किस में चला जाता है, सार्वनामिक विशेषण में चला जाता है। अब देखिए परिभाषा को ध्यान दें, जो सर्वनाम शब्द संकेत द्वारा संज्ञा की विशेषता बताते हैं, है ना, बहुत अलग तरह की परिभाषा हो गई, नहीं होगी, आपने वहाँ पे बहुत आसानी समझ लिया। जो सर्वनाम शब्द संकेत द्वारा, जैसे ये है किताब, इसको भी समझ लें, मेरी है, ये किताब मेरी है। अब देखिए यह है किताब, कौन सी किताब, ये है वाली किताब, ये वाली किताब, तो संकेत ही तो कर रहा है यह क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है किसकी तरफ, किताब की तरफ। किसकी है, मेरी है। बिल्कुल समझ में आ गई सीधी बात सर, इसको हमें रटने की जरूरत ही नहीं है ना। जो सर्वनाम शब्द संकेत द्वारा संज्ञा की विशेषता बताते हैं, ये संज्ञा ही तो है, इसकी विशेषता क्या है, मेरी है ना। इसकी ओर इशारा कौन कर रहा है, सर्वनाम कर रहा है, और संज्ञा क्या है, ये है। तो जो शब्द संकेत द्वारा संज्ञा की, जो शब्द का मतलब ये वाला शब्द है ना, ये क्या है, सर्वनाम, संज्ञा की विशेषता बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे ये है लोग आ रहे हैं, तो ये क्या है सर, सर्वनाम है, ये क्या है, संज्ञा है, ये क्या है, सर्वनाम है सर, ये क्या है, संज्ञा है। बात क्लियर हो रही है, बिल्कुल वही नियम यहाँ पर लागू हो जा रहा है। तो ये है लोग, संकेत हो रहा है, बे हिरण संकेत हो रहा है, किसकी विशेषता बता रहे हैं, हिरण की, ये किसकी बता रहे हैं, लोग की। यही तो सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कह सकते हैं, किताबों में से संकेतवाचक विशेषण भी कह दिया जाता है। क्लियर हो जाती है बात। चलिए अब यहाँ पर दोस्तों इसके थोड़े अलग अलग टाइप्स भी आप देख सकते हैं, संकेतवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, है ना। तो निश्चयवाचक में ये हो सकता है, लेकिन ये है तो सारी सर्वनाम है, ये है तो सारी सर्वनाम। मूल बात को आप पकड़ना है आपको।
अब इसको निश्चयवाचक में कर दो, अनिश्चयवाचक में कर दो, अनिश्चयवाचक, ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं पीछे से कि सर कोई कुछ जो होता है वो अनिश्चित होता है, ये वह जो होते हैं, ये तो हमने सर्वनाम में भी पढ़ा था, और सार्वनाम के विशेषण है ये, सर्वनाम हम पढ़ के आए और सार्वनामी की विशेषण है, तो ये वाली बात कोई नई नहीं है सर, ये तो हमने पहले भी पढ़ ली थी सर्वनाम में भी, है ना। तो ये निश्चयवाचक और ये अनिश्चयवाचक हो जाएगा। प्रश्नवाचक भी हमने पढ़ा था सर्वनाम में, है ना, कौन कुछ क्या किसका क्यों, ये सारे शब्द क्या होते हैं दोस्तों, हमारे सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण होते हैं। बहुत आसानी से दोस्तों आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम, अब हम समझते हैं दोस्तों जो मैं बता रहा था आपको शुरू में, जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था। अब हम 3 चीज़ों को समझेंगे, है ना। विशेषण तो हमने समझ लिया, लेकिन अब थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, 3 चीज़ें होती हैं दोस्तों इसमें, विशेषण। नंबर 2 होगा हमारा विशेष्य, और नंबर 3 पे दोस्तों हमारा जो होगा वो प्रिविशेषण होगा। प्रिविशेषण, प्रिविशेषण से भी दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। विशेषण शब्द क्या होता है, अब मैं एक एग्जांपल लिखूंगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। एक एग्जांपल दोस्तों हमारे पास ये है, वह बहुत अच्छा लड़का है, वह बहुत अच्छा लड़का है। अब आप देखिए दोस्तों यहाँ पर लड़का क्या है, तो सर लड़का तो विशेष से है, लड़का क्या है, विशेष से है सर। यहाँ पर बात को समझ रहे हैं आप, तीनों चीज़ें आपको इसी में समझ में आ जाएंगी। लड़का क्या है सर, लड़का तो विशेष से है। अच्छा, अच्छा क्या है सर, अच्छा विशेषण है। अच्छा क्या है सर, अच्छा तो विशेषण है। अब शब्द बचा बहुत क्या है सर, बहुत क्या है, तो बहुत क्या है सर, यही प्रिविशेषण है। यही क्या है, यही प्रिविशेषण हो गया हमारा। तो एक ही एग्जाम्पल में आपने तीनों समझ लिए। विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, और संज्ञा सर्वनाम क्या है, यहाँ पर लड़का है। लड़का संज्ञा और सर्वनाम को हम टुगेदर क्या बोल देते हैं, विशेष से भी बोल देते हैं। तो लड़का यहाँ पर विशेष हो गया सर, अच्छा यहाँ पर विशेषण हो गया सर, और बहुत यहाँ पर सर प्रिविशेषण हो गया। अच्छा तो है लेकिन बहुत अच्छा, यानी विशेषण की भी विशेषता जो शब्द बताते हैं वो प्रिविशेषण होते हैं। बात क्लियर हो गई। विशेषण की भी जो शब्द विशेषता बताते हैं वो प्रिविशेषण होते हैं, इसमें कोई डाउट रखने वाली बात है ही नहीं। तो ये वाली बात आपको क्लियर हो गई। परिभाषा देखना चाहूँ तो देखो, जिसकी विशेषता बताई जाए विशेषण। गाय काली है, काली कौन है, गाय, बिल्कुल क्लियर। प्रिविशेषण, जो शब्द विशेषण शब्दों की भी विशेषता बता दें वो क्या है, जैसे राम बहुत सुंदर लड़का है। लड़का क्या है, विशेष है, सुंदर क्या है, विशेषण है, और बहुत क्या है, प्रिविशेषण है। बात क्लियर हो जाती है, कोई डाउट रखने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। कुछ परंपरागत विशेषण, कुछ परंपरागत विशेषण, इनको देखते हुए चलेंगे कि कुछ परंपरागत विशेषण। यहाँ देखिए, जिन टॉपिकों से अब तक क्वेश्चन बने हैं, आपको पता है मैं हिंदी का बहुत पहले से टीचर रहा हूँ। आपको मैंने फॉरेस्ट गार्ड में भी पढ़ाया था, पैट के लिए भी मैंने आपको हिंदी पढ़ाई थी, और अब यूपी पुलिस के लिए भी हम आपके साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तो चैनल पे आप लोग बने रहें। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो इसकी जो अगली सीरीज आएगी, जिसमें हम 5 से 7 टॉपिक कवर करने वाले हैं, उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये 6 टॉपिक मैंने इसलिए लिए थे, एक दूसरे से लिंक है ये 6 के 6 टॉपिक। और इसके बाद जो आगे आने वाले 6 और 7 टॉपिक होंगे, 6 से 7 टॉपिक, यानी कि हमने इसमें 6 टॉपिक कंप्लीट किए हैं, और अगली वीडियो में हम 6 टॉपिक, तो टोटल टॉपिक हमारे 12 हो जाएंगे, है ना। टोटल टॉपिक क्या हो जाएंगे हमारे 12। इसके अलावा जो भी टॉपिक बचेंगे, जैसे साहित्य वाला टॉपिक बचेगा, एक साहित्य से संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं, हिंदी भाषा से संबंधित क्वेश्चन वाला टॉपिक बचेगा। इनको दोस्तों हम एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। हिंदी भाषा वाला टॉपिक थोड़ा बड़ा है, रचनाकार वगैरह के बारे में पूछता है, भाषा का हमारा विकास वगैरह कहाँ से हुआ था, है ना। साहित्य के बारे में हम देखेंगे, जो रचनाएं हैं कवियों की, तो इनका हम एक अलग अलग वीडियो रिलीज करने वाले हैं। तो सीरीज में दोस्तों आप लोग बने रहिए, आपको बहुत डिटेल में और बहुत शॉर्ट तरीके से मैं हिंदी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे आ जाते हैं कुछ परंपरागत विशेषण के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो इसको भी हम देखेंगे। शीतल, क्रोधी, पवित्र, भड़की। हाँ, ये कुछ विशेष मतलब यही भी विशेषण ही है दोस्तों, लेकिन आप देखेंगे शीतल, क्रोधी, पवित्र, कई बार ये शब्द आता है ना शीतल, लोग इसे भाववाचक में ले जाते हैं। किस में ले जाते हैं, भाववाचक में ले जाते हैं। इसलिए मैंने इन क्वेश्चनों को डाल दिया कि आप भाववाचक और विशेषण में अंतर करना सीख लें। तो शीतल जो शब्द है दोस्तों, ये विशेषण है। क्रोधी, पवित्र, भड़कीला, घमंडी, अटल, ये भी क्या है, विशेषण के ही प्रकार होते हैं। इसमें बहुत नई बात कुछ नहीं है।
ये तो हमने समझ ही लिया है पीछे, है ना। विशेष से पहले आने वाले विशेषण विशेष से विशेषण कहलाते हैं, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। विशेष के बाद आने वाले शब्द विशेषण विधेय विशेषण कहलाते हैं, इसको नोट डाउन कर लेना दोस्तों। विशेष से जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा तभी समझ में आएगा। एग्जाम्पल से समझेंगे हर चीज को। ठीक है, अब दोनों को समझो। जो इस लाइन में बात कही गई वो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी, अब आ जाएगी समझ में। देखो ये कह रहा विशेष से पहले आने वाले विशेषण। अब देखिए विशेष तो ये था, लेकिन विशेषण पहले आ गया। विशेषण क्या हुआ? पहले आ गया। तो ऐसे विशेषण को क्या कहते हैं? विशेष से विशेषण। ऐसे विशेषण को क्या कहते हैं? विशेष से विशेषण। दूसरी वाली परिभाषा को देखिए, विशेष के बाद आने वाले विशेषण। विशेष के बाद, तो विशेष के बाद आया है क्या? विशेषण। तो ये क्या हो गया? विधेय विशेषण हो गया। बस इतनी सी बात इसमें थी, इतनी सी बात थी, बस बात क्लियर हो जाती है। आगे बढ़ो। कुछ विशेषण विशेष के विशेषण निम्न प्रकार हैं। अब देखिए थोड़ी सी दोस्तों डिटेल वाली बात है ना, थोड़ा सा इसको भी समझिए। विशेष से हम विशेषण कैसे बनाते हैं, ये वो वाली बात है यहाँ पर। ठीक है, विशेष से विशेषण हम कैसे बनाते हैं। जैसे एक शब्द है अधिकार, अनुवाद, अपकार, अकस्मात, अनुशंसा, अपमान, अपेक्षा, अवरोध। ये सारे शब्द क्या हैं दोस्तों? विशेष शब्द हैं। क्या से कैसे शब्द हैं? विशेष शब्द। अब विशेष शब्द का मतलब तो आप समझते हैं कि सर विशेष का मतलब या तो ये संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा, या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा। विशेष का यही तो मतलब बताया था अभी। अब इनसे हम विशेषण कैसे बनाते हैं? तो अधिकार से अधिकारिक, अनुवाद से अनुदित, अनुवाद से अनुदित, अनुवादित होगा दोस्तों, है ना, गलत हो गया, अनुवादित हो गया। अपकार से अपकारी, अकस्मात से आकस्मिक, मतलब इनमें भी हम प्रत्यय की मदद ले रहे हैं। किसकी मदद ले रहे हैं? प्रत्यय की ही मदद ले रहे हैं, है ना। ये हमने सर्वनाम में भी देखा था, तभी मैंने कहा था सर्वनाम को हम और डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रत्यय लगाने के बाद संज्ञा और सर्वनाम को हम विशेषण में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम सर्वनाम में कन्वर्ट कर रहे थे ना, वैसे ही आप यहाँ देख रहे होंगे किसी भी शब्द में उचित प्रत्यय, मतलब प्रत्यय का मतलब कुछ भी प्रत्यय नहीं लगा सकते आप। उचित प्रत्यय लगाने के बाद हम उन शब्दों को विशेष हों, संज्ञा हो, सर्वनाम हो, उन शब्दों को हम विशेषण में ले जा सकते हैं। वो चीज़ आपने यहाँ पे देखी, बात क्लियर हो जाती है। चलिए, तो विशेषण वाला जो टॉपिक दोस्तों हमारा था वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। विशेषण वाला जो टॉपिक था हमारा वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अगला टॉपिक जो हमारा रहने वाला है दोस्तों, चौथे नंबर का जो टॉपिक है वो है क्रिया, है ना। क्या है? क्रिया है। यहाँ से भी दोस्तों अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो क्रिया समझने से पहले दोस्तों हमें धातु को समझना पड़ेगा। क्रिया समझने से पहले हमें धातु को समझना पड़ेगा, है ना। पेड़ के बारे में जानने से पहले हमें जड़ के बारे में बात करनी पड़ेगी। पेड़ के बारे में जब जानेंगे तो उससे पहले हम जड़ के बारे में बात करेंगे या उसके बीज के बारे में बात करेंगे कि ये किसका वृक्ष है, कहाँ से उगा है, कहाँ उगा है, इन तरह की बातें हम करेंगे। तो इस जड़ को समझिए, क्रिया की जड़ क्या है। परिभाषा से मैं भी समझा सकता हूँ आपको कि ये ऐसा होता है, वो वैसे होता है, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा दोस्तों आपको जो आना चाहिए। परिभाषा बिल्कुल साफ साफ लिखी हुई है, मैं चाहूँ तो आपको अंडरलाइन करता हुआ चलूँ, बताता हुआ चलूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वैसे समझ में आपको नहीं आएगा। आपको समझ में वैसे आएगा जैसे मैं आपको समझाऊँगा। तो क्रिया क्या होती है? जैसे सर एक शब्द है रहना, है ना। सर ये क्या है? क्रिया है। एक शब्द है सर लिखना। पहले तो आप क्रिया को समझें, क्रिया होती क्या है। एक शब्द है पढ़ना। कोई भी शब्द जो हमें कार्य होने का बोध कराता है वह शब्द क्रिया कहलाता है। ये इसकी एक छोटी परिभाषा हो गई। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे सर ये शब्द तो चलो क्रिया हो गए, है ना। अब ये क्रिया आई कहां से है, हम जरा इस पे बात कर लेते हैं। क्रिया से पहले एक शब्द होता है दोस्तों धातु, है ना। क्या शब्द होता है? धातु, है ना। यानी कि मूल होता है, क्रिया का मूल होता है। मूल यानी कि जड़ होता है ये, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, धातु क्या होती है? तो क्रिया का जो मूल रूप होता है, क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं। किसी भी क्रिया में से आप धातु बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए जैसे एक शब्द है खाना, खाना। अच्छा, अब ये क्या शब्द है? सर क्रिया शब्द है ये, तो ठीक है। अब ये क्रिया शब्द बना कैसे था? ये क्रिया शब्द बना था ना प्रत्यय लगाने से।
ना प्रत्यय लगाने से, खा शब्द में हमने ना प्रत्यय जोड़ा था, तब ये शब्द बना था क्रिया। अब जो मूल शब्द बचेगा प्रत्यय निकालने के बाद, प्रत्यय निकाल दिया मैंने यहाँ से, तो यहाँ क्या बचना चाहिए, यहाँ बचना चाहिए सर खा। और ये जो खा जो है, अब ये क्रिया नहीं है, ये धातु है। क्या है? धातु है ना। तो क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। एक बात ऐसे समझ गए। दूसरा इसे ऐसे समझते हैं, मूल धातु में प्रत्यय लगाने से, मूल धातु में प्रत्यय लगाने से जो शब्द बनते हैं वह क्रिया कहलाते हैं। बात क्लियर हो जा रही है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पर। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। या फिर ऐसे समझ सकते हैं, धातु में प्रत्यय लगाने से जो शब्द बनता है वो क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है ना। धातु को समझ गए, चलो क्रिया को समझ गए। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट बात आगे करने वाले हैं, वो आप देखते रहिएगा। परिभाषा को देख लो। क्रिया जो शब्द कार्य करने को प्रकट करे, किसी कार्य करने, मैंने बताया था भी, किसी भी कार्य करने की जो शब्द हमें बताता है कि क्या कार्य हो रहा है, उसी शब्द को हम क्या क्रिया कहते हैं। जैसे आना, खेलना, पढ़ना आदि, है ना। अब देखो धातु को समझने की कोशिश करो। धातु उस मूल शब्द को कहते हैं जिसमें परिवर्तन होने से क्रिया बनती है। जैसे चलना क्रिया है, चल धातु है। मैंने अभी बताया था ना, रहना, है ना, रहना क्रिया है लेकिन रह धातु है ना। अब मैंने क्या किया, इसमें ये प्रत्यय निकाल दिया, प्रत्यय निकाल दिया तो मूल रूप बचा, मूल रूप बचा तो मूल रूप क्या होता है? धातु होता है। बस इतनी बात यहाँ पर कह रहा है। चलना क्या है? क्रिया है, लेकिन चल धातु है और इसमें ना प्रत्यय जुड़ने से क्रिया बनती है। बिल्कुल ये बात मैंने आपको शुरू में बताई है। शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु, अब देखिए धातु के भी दो रूप होते हैं दोस्तों, मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु और यौगिक धातु, डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पर। अच्छा समझो पहले इसको मिटाते हैं, तब समझ में आएगी आपको बात। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं दोस्तों तो समझ के चलिए कि क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अभी तो मैं इसके क्वेश्चन भी आपको कराने वाला हूँ। देखिए मूल धातु को देखिए, मूल धातु स्वतंत्र होती है। जैसे खा, पी, ऐसा इसमें ना लगा दूं तो खाना हो जाएगा, पी में ना लगा दूं तो क्या हो जाएगा? पीना हो जाएगा, देख में ना लगा दूं तो देखना हो जाएगा। ये होती है सर हमारी मूल धातु, जड़, जहाँ से क्रिया अब बनेगी। अच्छा एक होता है बच्चा यौगिक धातु। क्या होता है मेरे भाई मेरे दोस्त? यौगिक धातु प्रत्यय के योग से बनती है। जैसे ये हो गया खा, मूल धातु, ये हो गया ना, प्रत्यय लग गया तो खाना, पीना। मतलब ये सर धातु में प्लस प्रत्यय को मिक्स कर दें, धातु में प्लस प्रत्यय को मिक्स कर दें तो ये क्या बन जाएगी? यौगिक क्रिया। क्या बन जाएगी ये? यौगिक क्रिया। इतनी बात आपको यहाँ पे समझ में आ रही है? तो कोई अलग बात थोड़ा ही है सर। ये धातु, मूल धातु मतलब जो बिल्कुल जड़ है, यौगिक धातु मतलब इसमें अब कुछ जुड़ गया। क्या जुड़ गया? प्रत्यय जुड़ गया तो वो बन गया क्रिया, है ना। बस अब एक बात और समझिए दोस्तों, एक शब्द होता है हमारा नाम धातु। क्या होता है? नाम धातु। अच्छा नाम धातु को समझना बहुत जरूरी है, ये आ जाता है कई बार ये कई बार आ जाता है। अब हम समझते हैं दोस्तों नाम धातु को। नाम धातु समझना बहुत जरूरी है क्योंकि अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब देखिए नाम धातु में कुछ नया नहीं है, नाम धातु में बस इतना है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ आप लोगों को। नाम धातु में होता क्या है दोस्तों? संज्ञा प्लस विशेषण के योग से जो क्रियाएं बनती हैं, जो क्रिया बनती है या बनती हैं, वे क्या कहलाती हैं? नाम धातु कहलाती हैं। वे क्या कहलाती हैं? नाम धातु कहलाती है। बात समझ में आई? जैसे लात से लतियाना, बात से बतियाना, गर्म से गरमाना, है ना। लात से लतियाना, तो लात हो गया हमारा संज्ञा और लतियाना हो गया विशेषण, है ना। बात हो गया संज्ञा और बतियाना हो गया विशेषण। स्पष्ट हो जाती है परिभाषा आप लोगों को। तो नाम धातु कुछ अलग नहीं है। क्या समझना है? जब आपको लात, बहुत सिंपल एग्जांपल आता है इसका, जैसे लात से लतियाना किस क्रिया का उदाहरण है? आप कहते हैं सर ये तो नाम धातु है ना। नाम धातु क्यों नाम धातु है? लात संज्ञा है और लतियाना विशेषण है, इसलिए सर ये क्या है। बस आपको विशेषण और संज्ञा, सर्वनाम, इन सब की बहुत अच्छी समझ हो तो आगे आने वाले जो भी टॉपिक हैं बहुत ही इजीली आप इनको कर सकते हो। बात क्लियर है? तो नाम धातु कुछ नई चीज़ नहीं है। हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, गर्म से गरमाना, ठीक है, गाली से गरियाना, गाली से गरियाना।
यहाँ तक क्लियर है बात। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा सर, हमने यहाँ पे सीखा एक तो धातु किसे कहते हैं, यहाँ पे हमने सीखा सर क्रिया किसे कहते हैं, और यहाँ पे हमने सीखा सर नाम धातु किसको कहते हैं। क्या कहते हैं? नाम धातु किसको कहते हैं। तो 3 चीज़ें हमारी यहाँ पर क्लियर हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको थोड़ा दिख रहा होगा, मैं बोल दे रहा हूँ अगर नहीं दिख रहा हो तो, लिखा है रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद, इनको हम समझेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारे पास होती है एक अकर्मक क्रिया और दूसरा होता है सकर्मक क्रिया। अब ये समझ लेना दोस्तों, जब ये पूछेगा डायरेक्ट क्वेश्चन में आपसे कि रचना की दृष्टि से क्रिया कितने प्रकार की होती है, तो आपको बताना है सर 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। और दो प्रकार कौन कौन से हैं? सकर्मक और अकर्मक। बात क्लियर है? सकर्मक क्या होता है और अकर्मक क्या होता है, अभी आपको 1 मिनट में क्लियर हुआ जा रहा है। यहां पे समझे, अकर्मक क्रिया कहते हैं, अकर्मक क्रिया का अर्थ होता है बिना कर्म के क्रिया, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, जिस क्रिया का फल। देखिए अकर्मक का मतलब क्या हो गया? अकर्मक का मतलब हो गया सर उस वाक्य में कर्म तो नहीं होगा, उस वाक्य में कर्म तो नहीं होगा, यानी सारा काम कौन कर रहा होगा? कर्ता कर रहा होगा। मैं पुस्तक पढ़ता हूं तो पुस्तक एक कर्म है, पढ़ा मेरे द्वारा जा रहा है ना, तो ये एक सकर्मक क्रिया का उदाहरण माना जाएगा। लेकिन राम खाता है, राम खाता है, क्या खाता है नहीं पता, राम क्या खाता है नहीं पता। अगर ये ऐसे होता कि राम भोजन करता है, तो क्या करता है? भोजन। प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्म पे, ठीक है ना। कर्म तो है ही नहीं, यहाँ पर कर्म तो है ही नहीं। तो मतलब इतना समझना है आपको कि सर जिन वाक्यों में कर्म नहीं होगा या कर्म होने की संभावना नहीं बनेगी, कई बार ऐसा होता है कि कर्म होता नहीं है लेकिन कर्म होने की संभावना बन जाती है, तो वह सकर्मक क्रिया में चला जाएगा। इसका एक छोटा एग्जांपल मैं आपको देके समझाऊं। वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, अब इसमें कर्म नहीं है लेकिन कर्म की संभावना है, कर्म की संभावना तो है। अब पढ़ तो रहा होगा कुछ ना कुछ, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल बैठा ही होगा। वह पढ़ता है तो कुछ ना कुछ तो पढ़ रहा होगा, अखबार, उपन्यास, किताब, कुछ तो पढ़ रहा है ना। तो यहाँ कर्म नहीं है लेकिन कर्म की संभावना बन गई है, इसलिए सकर्मक में जाएगा, ना कि अकर्मक में। कई बार अपना दिमाग भी हमें यहाँ पर लगाना होगा, ठीक है। वह गाता है, वह गाता है, इसमें कर्म है ही नहीं और ना ही कर्म की संभावना। सीता रोती है, नहीं पता क्यों रो रही है, कर्म नहीं है, कर्म की संभावना भी नहीं है। बात क्लियर हो जाती है। वह लिखता है, वह लिखता है, इसमें कर्म नहीं है लेकिन कर्म की प्रबल संभावना है, कुछ तो लिख रहा है, वो पत्र लिख रहा है ना, निबंध लिख रहा है, कविता लिख रहा है, कुछ भी लिख रहा है, लेकिन संभावना बन रही है यहाँ पर कर्म की, इसलिए वह लिखता है। अकर्मक नहीं होगा, सकर्मक का एक एग्जाम्पल होगा। बात क्लियर हो जाती है, वेरी गुड। अब आते हैं आगे। राम खाता है, सीता हंसती है, वह राम बहुत तेज दौड़ता है, तोता आकाश में उड़ता है। ये सब क्या है? अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। अब इनमें ना तो कर्म है और ना ही कर्म के बनने की संभावना है। जैसे तोता आकाश में उड़ता है, तोता आकाश में उड़ता है, इसमें कर्म नहीं है, ना ही कर्म बनने की संभावना है, ना ही कर्म बनने की कोई संभावना है। इसी का उलट हम समझेंगे सकर्मक को। सकर्मक का मतलब होता है जिस वाक्य में कर्म हो, जिस वाक्य में कर्म हो, ना हो तो संभावना हो, ना हो तो बनने की प्रबल संभावना हो, है ना। तो सकर्मक का मतलब होता है कर्म सहित, कर्म सहित वाक्य, है ना। और अकर्मक का मतलब होता है कर्म विहीन, कर्म विहीन। वाक्य कैसा होना चाहिए? कर्म विहीन। मेरी दोनों बातें आपको स्पष्ट हो रही हैं? चलो, सकर्मक क्रिया का अर्थ है कर्म के साथ क्रिया, जब क्रिया का फल प्रभाव कर्म पे पड़ता है, ना कि पिछली बारे में क्या हो रहा था कर्मक वाले में, उसका जो सारा प्रभाव था वो कर्ता पे पड़ रहा था। उड़ता कौन है? तोता। उड़ता, तोता आकाश में उड़ता है, तो उड़ता कौन है? तोता। उड़ने का प्रभाव, उड़ने का भार किस पे पड़ रहा है? तोते पे पड़ रहा है सर। दौड़ता कौन है बहुत तेज? राम दौड़ता है सर। हंसता कौन है? सीता हंसती है। खाता कौन है सर? राम खाता है। लेकिन राम चित्र बनाता है, राम चित्र बनाता है, तो इसमें ये सकर्म, कर्म है इसमें। कर्म कहाँ है सर? चित्र कर्म है इसमें, है ना। बनाया किसको जा रहा है? चित्र को, है ना।
खा क्या जा रहा है, फल। सीता फल खाती है तो क्या खाया जा रहा है, फल, यानी कर्म पे प्रभाव पड़ रहा है, कर्ता पे नहीं पड़ रहा है। लेकिन दूसरे वाक्य में क्या हो रहा था, सीता हंसती है, सीता हंसती है तो हंसता कौन है, सीता। बनाया क्या जा रहा है, चित्त। अब राम की तो बात ही नहीं आई यहाँ पर, राम की तो बात ही नहीं। खाया क्या जा रहा है, फल, है ना, खाया सीता को थोड़ा ही जा रहा है। तो जहां जहां यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं क्योंकि दिख नहीं रहा होगा आपको। राम पत्र लिखता है, दूसरा वाक्य यहां से ले लेते हैं, राम सोता है। दोनों वाक्यों को ध्यान से देखना, अब आपको यहां पे स्पष्ट हो जाएगा सकर्मक और अकर्मक होता क्या है। देखिए लिखा किसको जा रहा है, लिखा किसको जा रहा है, देखिए हम यहां क्रिया की बात करेंगे। लिखना क्या है, क्रिया है, और हम पढ़ क्या रहे हैं, सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया। लिखा किसको जा रहा है, अब आप ऐसे कह सकते हैं सर पत्र कौन लिखता है, राम, तो यहां से नहीं, पत्र तो कर्म है, पत्र तो कर्म है, हमको बात करनी है क्रिया के बारे में। लिखा किसको जा रहा है, पत्र को। सोता कौन है, राम। अब देखिए यहाँ पे कर्म बनने की कोई संभावना बनी नहीं, बनी सर। सीधा प्रभाव किस पे पड़ रहा है, सोने का सीधा प्रभाव किस पे पड़ रहा है, क्रिया क्या है, सोना, और सोने का पूरा प्रभाव राम पे पड़ा। यहां पर लिखने का पूरा प्रभाव किस पे पड़ा, पत्र पे पड़ा सर। तो हमें दोनों में स्पष्ट हो गया, यानी कि यहां पर जो लिखने का प्रभाव है वो किस पे पड़ा, कर्म पे पड़ा, है ना। तो ये सकर्मक क्रिया हो गई। इसमें पूरा जो प्रभाव पड़ा, पूरा प्रभाव पड़ा कर्ता पे पड़ा, तो यहां पे अकर्मक क्रिया हो गई, यानी यहां पे क्या हो गई, अकर्मक क्रिया हो गई सर। ये दोनों एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब अगले कुछ हम चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पर सकर्मक और अकर्मक क्लियर हो गया, और जब आप इसके क्वेश्चन बैठ के लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चनों को धुआं कर देंगे। अब देखते हैं अकर्मक क्रिया जो होती है भैया दो तरह की होती है। अकर्मक क्रिया को हम दो तरीके से और बांट लेते हैं, पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक मतलब जहाँ काम पूर्ण हो गया हो, जहाँ काम पूर्ण नहीं हुआ हो, इसका यही मतलब होता है। क्रिया के साथ सिर्फ करता हो, राम पढ़ रहा है, पूर्ण का अकर्मक। देखिए इसको समझो, पूर्ण, यहां पे बात पूर्ण हो रही है। क्रिया के साथ सिर्फ करता हो, क्रिया के साथ सिर्फ करता हो, तो क्रिया क्या है, रहा, पढ़ना क्या है, क्रिया है, और ये क्या है, करता है। राम क्या है, करता है ना। तो यही तो कह रहा है, क्रिया के साथ सिर्फ करता हो, तो ऐसी क्रिया क्या होती है, पूर्ण अकर्मक क्रिया होती है, पूर्ण अकर्मक क्रिया होती है। अपूर्ण अकर्मक क्रिया क्या होती है, कर्ता के अतिरिक्त कोई अन्य पूरक शब्द हो, तुम हो, है ना, तुम हो। अब देख क्रिया के साथ क्या है, कोई अन्य पूरक शब्द हो, ठीक है, यहाँ पे ये कट गया है, तो तुम हो, वे थे, ठीक है। तो ये हालांकि इसकी कोई ज़रूरत आपको है नहीं। देखिए यूपी पुलिस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, पूर्ण कर्मक अपूर्ण कर्मक यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो सीधा सीधा पूछेगा आपसे एक एग्जाम्पल दे करके, है ना। राम खाना खाता है, इसमें कौन सी क्रिया है। हालांकि ये बेकार नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बेकार है, लेकिन इसका लेवल बहुत ऊपर जा रहा है। ये लेवल फिर पीसीएस वगैरह के लिए निकल जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको मत पढ़ो, इसको भी पढ़ो आप, लेकिन यूपी पुलिस के लिए अभी आपके पास ज़्यादा समय नहीं, तो आपको बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है। आपको क्या करना है, जो जरूरी पॉइंट है आपके लिए, जो जरूरी टॉपिक है, आपको वही तो पढ़नी है, क्योंकि आपको कांस्टेबल बनना है, ना कि पीसीएस। आपको क्या बनना है, कांस्टेबल, और पीसीएस बनेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे चीज़ों को, है ना। चलिए अच्छा, अब सकर्मक क्रिया को हम तीन तरीके से बांटते हैं मित्रों। किससे बांटते हैं, तीन तरीके से बांटते हैं। एक अकर्मक, द्वि अकर्मक, अपूर्ण अकर्मक, सकर्मक सॉरी, है ना। एक कर्मक, द्विकर्मक और अपूर्ण सकर्मक क्रिया, ठीक है। इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझो। क्रिया के साथ एक कर्म हो, राम गाना सुनाता है, एक कर्म है गाना। क्रिया के साथ दो कर्म हो, राम ने श्याम को थप्पड़ मारा, श्याम यहाँ पे कर्म हो गया, थप्पड़ मारना, थप्पड़ यहाँ पे दो कर्म हो गए। यहाँ पर क्या हो गए सर, दो कर्म हो गए। यहाँ पे कर्म होते हुए भी अर्थ का पूरा बोध ना हो, हम सब उसे ज्ञानी मानते हैं। किसे ज्ञानी मानते हैं, बात पूर्ण नहीं हो पा रही। तो ये हो गए तीन। देखिए ये वीडियो मैंने बहुत डिटेल में इसलिए बनाया है कि जो यूपी पुलिस का पेपर सेट करने वाला है, पता ना कहाँ से क्वेश्चन बना दे। हालांकि बुक्स में आपको सकर्मक क्रिया कर्मक क्रिया पढ़ा के छुट्टी, इसके बाद डिटेल नहीं बताई जा रही है कि भैया इसके अलावा एक कर्मक, दो कर्मक और पूर्ण सकर्मक क्रिया भी होती है ना। एक कर्मक क्या मतलब, एक कर्मक मतलब एक कर्म हो, द्विकर्मक मतलब दो कर्म हो, अपूर्ण सकर्मक मतलब सेंटेंस पूरा भाव नहीं दे पा रहा हो अपना। हम सब उसे ज्ञानी मानते हैं। किसे ज्ञानी मानते हैं, पता नहीं सर। तो वाक्य क्या है, अपूर्ण है।
बात क्लियर है। सकर्मक अकर्मक के जो अकर्मक के टाइप्स दो होते हैं, पूर्ण कर्मक और अपूर्ण कर्मक। सकर्मक के 3 पार्ट होते हैं, एकर्मक, एक कर्मक, द्विकर्मक और अपूर्ण सकर्मक। तो क्लियर है। चाहो तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये, ठीक है ना। अमूमन बुक्स में इन चीज़ों को जिक्र नहीं किया जाता है, ठीक है, और ना ही इस तरीके से आप समझ सकते हैं बुक्स की मदद से। तो चाहो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपने नोट्स में इसको नोट डाउन कर सकते हो। बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। प्रयोग व संरचना की दृष्टि से अभी हमने क्या देखा था दोस्तों, रचना की दृष्टि से क्रिया कितने प्रकार की होती है, रट लेना, लिख लेना। रचना की दृष्टि से सर 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार कौन से, एक तो सकर्मक है सर और दूसरा अकर्मक है। रचना, सीधा क्वेश्चन पूछा जाए, रचना की दृष्टि से क्रिया कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। बात क्लियर हो जाती है, आगे बढ़ते हैं। प्रयोग व रचना की दृष्टि से देखिए, प्रयोग नहीं पूछेगा, वो पूछेगा संरचना की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से, संरचना की दृष्टि से, ठीक है। क्रिया कितने प्रकार की होती है, कई बार ऐसे भी पूछ लेगा प्रयोग के प्रकार से कितने प्रकार की होती है, तो दोनों ही पूछे जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो पूछा जाता है वो संरचना पूछा जाता है ना। संरचना के हिसाब से क्रिया कितने प्रकार की होती है, तो इसको लिख लेंगे, नंबरिंग कर लेंगे इससे। यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 और 6, इतनी बात क्लियर है। आगे देख लेते हैं। तो रचना की दृष्टि से क्रिया कितने प्रकार की होती है, 6 प्रकार की होती है। कितने प्रकार, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन उठ के आएगा, सीधा क्वेश्चन उठ के आएगा यहाँ से, ठीक है ना। चलो अब वो 6 प्रकार कौन कौन से उसको हम देख लेते हैं। वो 6 प्रकार क्रिया के कौन कौन से हैं उसको हम देख लेते हैं। ये तो मैंने आपको नोट कराने के लिए, आपको समझाने के लिए लिखा था कि 6 प्रकार का होता है। देखिए, एक होती है सामान्य क्रिया, एक होती है सामान्य क्रिया। जब एक क्रिया का प्रयोग हुआ हो, वह नहाया है, वह नहाया है, एक ही क्रिया का प्रयोग, नहाना क्या है, क्रिया है। वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, एक ही क्रिया आई है। वह जाता है, एक ही क्रिया आई है, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, सामान्य क्रिया हो गई। अच्छा, इसके बाद जो आती है दोस्तों, देखिए, एक तो आपने नाम धातु को याद रखना है, और दूसरा मैं इंपॉर्टेंट किए दे रहा हूँ नाम बोध क्रिया को। नाम बोध क्रिया, इसको कहते हैं नाम बोधक क्रिया, नाम बोधक क्रिया। इन दोनों को बहुत ध्यान से रखना, इनसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जा रहे हैं। सामान्य क्रिया मतलब एक ही क्रिया आई है। अच्छा, नाम बोधक क्रिया, संज्ञा विशेषण के साथ जुड़ी क्रिया। देखिए, ये तो वही बात हो गई सर, है ना, नाम धातु वाली बात हो रही है, तो सर नाम धातु वाली बात हो रही है, तो है ना। अच्छा, संज्ञा विशेषण के साथ जुड़ी क्रिया, लाठी मारना, लाठी मारना, संज्ञा लाठी है यहाँ पर और मारना क्या है, क्रिया है, तो ये हो गई नाम बोधक क्रिया। यानी संज्ञा और विशेषण, संज्ञा और विशेषण जिन क्रियाओं के साथ जुड़ जाते हैं, जैसे यहाँ पर लाठी था और यहाँ मारना था, तो लाठी क्या था, संज्ञा था, और मारना क्या था, क्रिया थी। तो संज्ञा के साथ या तो क्रिया मिल जाए, या तो यहाँ संज्ञा होता या विशेषण होता, है ना। लाठी क्या है, संज्ञा है, तो संज्ञा ना होकर के विशेषण भी हो सकता था, ठीक है। लाठी मारना, तो क्या है, ये नाम बोधक क्रिया है। क्यों है नाम बोधक क्रिया, सर संज्ञा विशेषण के साथ जब क्रिया अपना योग कर लेती है, जुड़ जाती है उसके साथ, वो नाम बोधक क्रिया हो जाती है। यहाँ तक क्लियर हो जाती है बात। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, एक काम करने के बाद आदमी दूसरे काम पे लग जाए। एक काम करने के बाद, मैं पढ़ाकर चाय पीने लगा, मैं पढ़ाकर चाय पीने लगा, इसका मतलब क्या हुआ, एक क्रिया मैंने कंप्लीट कर ली, पढ़ा तो दिया, अब दूसरी क्रिया कर रहा हूँ, किसकी, चाय पीने की। तो ये होता है मेरे भाई पूर्वकालिक क्रिया। एक क्रिया आपने पूर्व काल में कर ली हो और एक क्रिया आप वर्तमान काल में कर रहे हो। वह खाना खाकर सो गया, वह खाना खाकर सो गया, तो ये क्या होगा सर, पूर्वकालिक क्रिया का एक उदाहरण है, ठीक है। बात क्लियर है। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया शुरू कर दे तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। बस पहली क्रिया तो हो ही जाएगी, पहले मैंने पढ़ाया फिर चाय पिए, तो पूर्वकालिक मतलब पूर्व में मैंने क्या काम किया, पढ़ाने का, वर्तमान में क्या काम कर रहा हूँ, पीने का या खाने का। तो पूर्वकालिक क्रिया किस में होगी, पढ़ाने में, या पूर्वकालिक क्रिया किस में होगी, भोजन में। वह भोजन करके सो गया, तो पूर्वकालिक क्रिया कहाँ होनी चाहिए, भोजन किया था पहले फिर सो रहा है, तो पूर्वकालिक क्रिया भोजन करने में है, ठीक है।
क्लियर हो जाती है बात। आगे बढ़ जाएं, चलो 3 टाइप और बचे, इनको देख लेते हैं। एक चीज होती है मेरे भाई संयुक्त क्रिया। एक चीज क्या होती है? संयुक्त क्रिया। मतलब इससे मैं समझ रहे हैं, 2 क्रियाएं का योग ही हुआ होगा। यहाँ पर 2 क्रियाओं का क्या हुआ होगा? योग हुआ होगा। जब क्रिया 2 क्रियाओं के जोड़ से बनती है, जब कोई क्रिया 2 क्रियाओं के योग से बनती है ना। तो मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको। वह पढ़ने लगा, वह पढ़ने लगा। 2 क्रियाओं का योग हो गया दोस्तों। यहाँ पर क्या हो गया? 2 क्रियाओं का योग हो गया। ठीक है, अच्छा। वह पढ़ने लगा, वह सो चुका। ठीक है, तो यहां पर जो हम देख रहे हैं दोस्तों, 2 क्रियाएं एक साथ एक क्रिया का काम कर रही हैं। 2 क्रियाएं तो 2 हैं, पढ़ने और लगा, पढ़ने और लगा। ठीक है, तो पढ़ना भी एक क्रिया और लगा भी एक क्रिया है। सो चुका, सोना भी एक क्रिया और चुका भी एक क्रिया है। तो 2 क्रियाओं के योग से जहां नई क्रिया जन्म लेती है वो क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। ये बड़ी कॉमन सेंस वाली बात हो जाती है। चलो अगला है प्रेरणार्थक क्रिया। अगला है प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है ना, कोई काम खुद से ना करवा के दूसरे से करवाया जाता है ना। अब इसमें 2 होता है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। बहुत ही आसान है, जैसे यहां से समझेंगे। उसने राजू से पत्र लिखवाया। क्या किया? राजू से पत्र लिखवाया। उसने राजू से पत्र लिखवाया। किसने? उसने राजू से पत्र लिखवाया, यानी खुद नहीं लिखा है, किसी से करवाया गया है काम। क्या किया गया है? करवाया गया है। ठीक है, तो जो काम खुद ना किया जाए, जो क्रिया खुद संपन्न ना की जाए, वो किसी दूसरे के द्वारा संपन्न करवाई जाती है, वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। उठना क्या है? प्रथम प्रेरणार्थक। उठवाना क्या है? द्वितीय प्रेरणार्थक। उठना क्या है? प्रथम प्रेरणार्थक। उठवाना क्या है? द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक है ना, तो इस तरीके से सोना क्या है? प्रथम प्रेरणार्थक। सुलवाना क्या है? द्वितीय प्रेरणार्थक। मतलब आप खुद जिस काम को ना करें, किसी की मदद से उस क्रिया को संपन्न करें, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। तो यही भी हमारी इसमें लिखा हुआ है, जब क्रिया से ये पता चले कि कार्य किसी और से करवाया जा रहा है ना। राम ने सीता से पत्र लिखवाया, राम ने खुद नहीं लिखा, क्रिया तो किसी दूसरे से करवाई, ये प्रेरणार्थक की क्रिया होती है ना। एक होता है क्रियार्थक संज्ञा। क्रिया अर्थक संज्ञा, क्रिया के अर्थ में जहां संज्ञा प्रयोग में लाई जाती है। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। इसका मतलब क्या हुआ? टहलना क्या है सर? टहलना तो क्रिया थी, लेकिन क्रिया आ किसकी जगह गई? संज्ञा की जगह। क्रिया किसकी जगह आई है? संज्ञा की जगह क्रिया आई है। इसका मतलब हुआ ऐसी क्रिया जो संज्ञा की जगह प्रयोग की जाती है उसे हम क्रिया अर्थक संज्ञा कहते हैं। क्रिया अर्थक संज्ञा कहते हैं। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पर। अच्छा, ये तो हमने समझा सर 6 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। किसकी दृष्टि से? प्रयोग की दृष्टि से, संरचना की दृष्टि से। एक और होता है, अमूमन बुक्स में उसका जिक्र नहीं किया जाता है, अनुकरणात्मक क्रिया। इसको समझ लेना अगर आपने नहीं समझा है अभी तक। अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है? वो क्रियाएं दोस्तों जो जनरली होती नहीं है, कल्पित होती हैं, काल्पनिक होती हैं। ठीक है, जैसे खट खट, खा बनाओ, खट खट, है ना, खट। अब खट खट एक क्रिया है। खट खट से खटखटाना, खट खट से खटखटाना। तो खटखटाना क्या है सर? एक अनुनात्मक क्रिया है ना। बात समझ गए आप? कैसी क्रिया है? अनुकरणात्मक क्रिया। भन भन, मक्खियां कैसे करती हैं? भन भन। तो भन भन से भन भनाना, भन भन से भन भनाना। तो ऐसी जो क्रियाएं होती है, हिन हिन, घोड़ा कैसे करता है? हिन हिन। तो हिन हिन से हिन हिनाना, है ना। ऐसी क्रियाएं जब आपके सामने आती हैं
तो उन्हें हम अनुकरणात्मक क्रियाएं कहते हैं। वास्तविक कल्पित होती है ना। खटखटाना कोई जनरली कुछ होता नहीं है। भन बनाना है ना, कहते हैं वो तो हमने बना ही लिया ना, मक्खी भन भन करती हैं तो कह देते हैं मक्खी भिन भिन कर रही है, मच्छर भिन भिन कर रहा है, लेकिन ये कुछ होता थोड़ा ही है। तो ऐसी क्रियाएं जो हमने बना रखी हैं कल्पना के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा, ऐसी क्रियाओं को अनुकरणात्मक क्रियाएं कहा जाता है। क्रिया खत्म हो जाती है दोस्तों हमारी यहाँ पर। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं दोस्तों क्रिया विशेषण को। तो क्रिया आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, कोई टॉपिक यहाँ से छोड़ा नहीं है मैंने, सब कुछ आपको बहुत अच्छे से क्लियर करा। सकर्मक हो चाहे अकर्मक हो, है ना, अनुकरणात्मक क्रिया हो, सब तरह की क्रियाओं को हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से देख लिया है। अब हम देखते हैं दोस्तों क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है सर? क्रिया विशेषण होता है बच्चा, क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। कैसे कहते हैं समझिए। वह धीरे धीरे चलता है, या राम धीरे धीरे चलता है। अब ये धीरे धीरे क्या है? क्रिया है सर, है ना। चलना क्या है? सॉरी एक मिनट, माफ़ी चाहते हैं दोस्तों। चलना क्या है? क्रिया है। और धीरे धीरे क्या? ये क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण। क्यों? चल तो रहा है, लेकिन कैसे चल रहा है? धीरे धीरे। कैसे चल रहा है सर? धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे शब्द, अब ये शब्द क्या हो गया? ये क्रिया विशेषण हो गया, ये क्रिया विशेषण हो गया। चलना क्या हो गया सर? ये क्रिया हो गया। तो वो शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, इनके कुछ टाइप्स होते हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। क्रिया विशेषण को दोस्तों तीन तरीके से पूछता है। क्रिया विशेषण को तीन तरीके से पूछता है। जूनियर असिस्टेंट में इस क्वेश्चन को 3 क्वेश्चन पूछे गए थे क्रिया विशेषण से, है ना। नंबर 1 पूछेगा आपसे, प्रयोग के दृष्टि से क्रिया विशेषण कितने प्रकार का होता है। दूसरा पूछ सकता है, अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार का होता है। तीसरा आपसे पूछ सकता है, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार का होता है। ठीक है ना। तो कोई डाउट नहीं है सर। सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि इनके टाइप्स होते कितने हैं, क्या क्या होते हैं, वो तो बाद की बात हो जाएगी। तो प्रयोग के अनुसार दोस्तों 3 प्रकार का होता है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। बात क्लियर। अर्थ के अनुसार देख लेंगे दोस्तों, अर्थ के अनुसार होता है आपका 4 प्रकार का। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। देखो ये याद करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। अच्छा, रूप के अनुसार कितने प्रकार का होता है सर? रूप के अनुसार भी सर 3 प्रकार का होता है, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है मेरे भाई मेरे दोस्त, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा सर, ऐसे तो याद नहीं हो पाएगा ये प्रयोग के अनुसार, अर्थ के अनुसार, रूप के अनुसार। तो एक काम कर लेते हैं, इसका एक सूत्र बना लो, 3 4 3, 343। क्रिया विशेषण नंबर 343, है ना। तो 3 प्रकार का है सर। अर्थ कैसे याद करेंगे सर? अर्थ का मतलब सबसे पहले तो आ ही आता है ना। वर्णमाला में हम क्या पढ़ते हैं सबसे पहले सर? वर्णमाला में सबसे पहले आ पढ़ते हैं। ठीक है, ट्रिक मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा आपके यहाँ। तो ये तो हो गया सर अर्थ के अनुसार। अच्छा सर, ठीक है। अच्छा एक मिनट, ये अर्थ के अनुसार इसको नहीं कर सकते बेटा, ये गलत हो रहा है। ठीक है, इसकी ट्रिक अभी बनाते हैं। प्रयोग के अनुसार, अर्थ के अनुसार 4 प्रकार का होता है, और रूप के अनुसार जो होता है कितने प्रकार का होता है। ठीक है, अभी देखते हैं। ऐसे इसकी एक ट्रिक और बनाते हैं दोस्तों, है ना। एक ट्रिक इसकी और बनाते हैं, जो आसान लगे आपको वो बना लेना। मैं तो आपको इसलिए बता रहा हूँ, देखिए प्रयोग लिखा हुआ है ना यहाँ पे। प्रयोग में कितने शब्द हैं? प्रयोग में सर 3 शब्द हैं, 1 2 3, इसलिए इसको 3 प्रकार का कहते हैं। ठीक है। अर्थ में कितने शब्द हैं? तो अर्थ में सर, अर्थ में भी 3 है, इसको छोड़ो। रूप में कितने? रूप में भी सर 3 शब्द हैं, है ना। रूप में भी 3 शब्द हैं। रूप में भी कितने शब्द हैं? 3 शब्द हैं। तो इस तरीके से कुछ ट्रिक बना लेना। मैं बहुत सटीक ट्रिक नहीं बना पा रहा हूँ इसकी, है ना, लेकिन मैं इतना बता पा रहा हूँ आपको कि आपको ये याद कैसे करना है। 343 क्रिया विशेषण नंबर 343। इस तरीके से जो आपको उचित लगे, और जब मैं बना लूँगा इसकी तो आपको डाल दूंगा। अच्छा, क्रिया विशेषण को हम पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, क्रिया विशेषण एक तो साधारण होता है, एक संयोजक होता है, एक अनुबंध होता है। एक साधारण होता है, एक संयोजक होता है, एक अनुबंध होता है। 3 प्रकार का होता है। अर्थ के अनुसार इनकी डिटेलिंग को समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से डिटेल क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से सीधा क्वेश्चन आता है। प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार का होता है, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार का होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। जिसको डिटेलिंग में पूछा जाता है उसको मैंने डिटेलिंग पे ही किया हुआ है,
तो यहाँ से देखिए कालवाचक अर्थ के अनुसार क्या होता है, सबसे पहले तो होता है कालवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक। ठीक है, कालवाचक में क्या होता है सर, समय का बोध होता है। काल का मतलब समय, काल का मतलब अगला टॉपिक काल ही है, काल का मतलब समय। परिमाण का मतलब मैंने अभी बताया था आपको, जब विशेषण बताया था, परिमाण का मतलब मात्रा से होता है। स्थान के बारे में मैंने आपको बताया था, किसी पर्टिकुलर स्थान की बात की जाए। रीतिवाचक के मतलब क्या होता है, किस तरीके से, रीति का मतलब होता है तरीका, रीति का मतलब तरीका, समझ लीजिए। कालवाचक क्रिया विशेषण होता है आज, अभी, प्रतिदिन, कब, बार बार, है ना, बात समझ में आ रही है आपको। काल कैसे, समय, समय को हम कैसे कहते हैं, आज, कल, परसों, अभी, प्रतिदिन, बार बार, ये सब क्या होते हैं, समय होते हैं, अर्थात काल होता है। परिमाण क्या होता है, कुछ, थोड़ा, काफी, कितना, है ना, कम, इतना, उतना, बड़ा, छोटा, ये सब क्या होते हैं, परिमाण होते हैं। अभी हम पढ़ के आए हैं विशेषण में। अच्छा, स्थान क्या होता है, स्थान क्या हो सकता है, या तो मैं यहाँ हो सकता हूँ, या वहाँ हो सकता हूँ, या मैं यहाँ हो सकता हूँ, या वहाँ हो सकता हूँ, या इधर हो सकता हूँ, या, है ना, तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, स्थान है हमारे, है ना। ऊपर हो सकता हूँ, नीचे हो सकता हूँ, तो ये स्थानवाचक हो गया। स्थान से सीधा समझ में आ रहा है हमें। दूसरा हमारा रीतिवाचक, रीतिवाचक मतलब होता है तरीका, तरीका मतलब, है ना, ठीक, सचमुच, तेज, अवश्य, जी, हाँ। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्रिया विशेषण के टाइप्स। क्या हो गई, ये हमारे क्रिया विशेषण के टाइप्स हो गए। इतना दोस्तों अगर आपने समझ लिया, 343 का नियम आप याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, है ना। और ज़्यादातर क्वेश्चन जो यहाँ से बनते हैं वो बनते हैं इनके नंबर को लेकर के। प्रयोग के आधार पे कितने प्रकार का होता है, अर्थ के आधार पे कितने प्रकार का होता है, और रूप के आधार पे कितने प्रकार का होता है, ये आपको बिल्कुल रट लेना है इस तरीके से, है ना। इसकी डिटेलिंग पूछी जाती है अर्थ के अनुसार, तो देख लेना। काल का मतलब समय से होता है, परिमाण का मतलब मात्रा से होता है, स्थान का मतलब आज मैं यहाँ हूँ, स्थान का मतलब किसी भी स्थान से हो सकता है, रीति का मतलब तरीके से होता है, रीति का मतलब तरीके से होता है। बात क्लियर हो जाती है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला टॉपिक हमारा नहीं होगा, होगा 6। क्या होगा, अगला टॉपिक होगा हमारा 6, काल। काल को हम क्या कहते हैं, टेंस, इसको हम टेंस भी कहते हैं। इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए टेंस वेंस लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ काल को याद रखो। किसको याद रखो, काल, काल, है ना। चलो देखो, क्रिया के जिस रूप से काम होने के समय का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। वो वाला काल नहीं है भाई, ये काल है टेंस वाला काल, है ना। परिभाषा याद हो गई, या इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझाएं। चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्रिया के जिस रूप से काम होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। बहुत छोटी परिभाषा है, 15 शब्दों में परिभाषा है, कोई बात नहीं। अब ये काल होता कितने प्रकार का, मेन बात तो वहाँ है। ठीक है ना मेरे, ठीक है ना भाई। चलो, तो अब ये कितने प्रकार का होता है इस पे हम डिस्कस करेंगे। चलिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, काल कितने प्रकार का होता है, तो सर काल 3 प्रकार का होता है। हमारी हिंदी में 3 प्रकार का होता है, अंग्रेजी में कितने प्रकार का होता है भैया वो देख लेना आप। ठीक है, फिलहाल हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी की ही बात करेंगे। ये वास्तव में टेंस करके हम इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं। मैं कोरिलेट इसलिए कर रहा हूँ कि आप समझ पाएँ कि बात चल कहाँ से रही है। ठीक है, चलो। भूतकाल का मतलब होता है गुजरा हुआ कल। भूतकाल का मतलब है सर गुजरा हुआ कल। अच्छा, वर्तमान काल का मतलब है आज। वर्तमान काल मतलब अभी आप क्या कर रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं वो वर्तमान में देख रहे हैं। किस में देख रहे हैं, वर्तमान में देख रहे हैं। भविष्य का मतलब होता है कल, यानी कि आपका जो पेपर होने वाला है वो कब होगा, भविष्य काल में जाके होगा। पीछे जो समय गुजर गया भूतकाल था, आज जो चल रहा है, अभी जो चल रहा है वो भविष्य चल रहा है। अब इन तीनों को यहां से भी दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन ये आता है, काल में भूतकाल कितने प्रकार का होता है, तो कितने प्रकार का होता है सर, 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का। वर्तमान काल कितने प्रकार का होता है सर, 5 प्रकार का। कई किताबों में इसको 4 प्रकार का दिया है, लेकिन 5 ठीक है। और ये 3 प्रकार का। 653 इसकी ट्रिक है, 653। अब हम डिस्कस करते हैं दोस्तों भूतकाल के ऊपर। किसके ऊपर कर रहे हैं, भूतकाल के ऊपर। अब ये भूतकाल किस किस प्रकार का होता है इसको देखिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले होता है हमारा साधारण, है ना। साधारण का मतलब सामान्य भूत। क्या होता है, सामान्य भूत। सामान्य भूत को समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें क्या होगा, बीते समय में काम होने की सूचना प्राप्त। तो बीते समय में काम होने की सूचना, है ना। मैं पढ़ा चुका, ये नहीं, यहां से समझिए, ऐसे नहीं। तेजल गई, तेजल गई, या राधा गई ऐसे कह लो,
राधा गई, है ना। तो ये वाला क्या हो गया हमारा, साधारण या सामान्य भूत का एक एग्जाम्पल हो जाता है। दूसरा इसी में है आसन्न भूत। आसन्न भूत को कई दोस्त समझ नहीं पाते हैं। आसन्न का मतलब होता है जो काम अभी अभी हुआ हो, जस्ट बिल्कुल अभी, है ना। तो आसन्न भूत का मतलब कुछ समय पहले, कुछ समय पहले मतलब बिल्कुल अभी की बात कर रहा है ये। काम पूरा हो, तेजल अभी सोकर उठी है, मतलब अभी सोकर, अभी शब्द लग गया, इसका मतलब बहुत देर नहीं हुई है, मैं अभी अभी आया हूँ, बिल्कुल अभी जस्ट अभी ही आया हूँ, ठीक है। तो आपने समझ लिया आसन्न भूत क्या होता है। मतलब आसन्न भूत का मतलब होता है जो काम अभी थोड़ी देर पहले, थोड़ी मतलब अब ये भूत की बात है तो थोड़ी देर तो करनी पड़ेगी। अगर जस्ट मैं अभी करूँगा तो ये फिर चला जाएगा भविष्य में। थोड़ी देर पहले जस्ट जो काम हुआ हो वो आसन्न भूत होता है। सामान्य भूत, बह गया, उसने खाया, उसने पिया, वह सो गया, है ना। ये सब साधारण भूत के एग्जाम्पल होते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ो। अपूर्ण भूत क्या होता है। अपूर्ण भूत का मतलब काम अभी चल रहा है, काम अभी चल रहा है। हीरा गीत गा रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा था, है ना। रहा है नहीं, फिर हम भविष्य में चले जाएंगे, था की बात करेंगे यहाँ पर। हीरा गीत गा रहा था, भूत में क्या कर रहा था, वो काम कर रहा था, मतलब काम चल रहा था, बंद नहीं हुआ था। क्या कर रहा था, काम चल रहा। हीरा गीत गा रहा था, ठीक है ना। मतलब इसका मतलब ये अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत का मतलब ये होता है कि काम खत्म ना हुआ हो। अपूर्ण का मतलब तो आप समझते हैं ना, मतलब काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ हो, ठीक है। था तो इसलिए लगेगा क्योंकि हम बात भूतकाल की कर रहे हैं, था तो लगेगा ही क्योंकि हम बात भूतकाल की कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण भूत क्या होता है। पूर्ण भूत का मतलब होता है कि काम कंप्लीट हो गया हो, काम कंप्लीट हो गया हो। अंग्रेजों ने देश पर राज किया था, कर लिया था, अब चले गए, मतलब काम करके चले गए, ठीक है ना। अंग्रेजों ने देश पर राज किया था, बात क्लियर। ये कैसा, पूर्ण, मतलब काम संपूर्ण हो चुका है, पूरा हो चुका है। अपूर्ण और पूर्ण से तो शब्दों से ही को पकड़ने की कोशिश। अपूर्ण का मतलब है सर काम पूरा नहीं हुआ होगा, पूर्ण का मतलब है काम पूरा हो गया होगा, ठीक है। आओ मेरे भाई आगे आ जाते हैं। संदिग्ध भूत, डाउट की स्थिति जहां बने। संदिग्ध भूत का मतलब है जहां सर डाउट की स्थिति बन रही हो, है ना। शायद आया है, जब नहीं आया। जैसे बस छूट गई होगी, संदेह, है ना, डाउट है ये, यार जा तो नहीं स्टेशन, बस तो नहीं छूट गई होगी, है ना। तो जहां डाउट की स्थिति हो, जहां डाउट की स्थिति हो वहां होता है संदिग्ध भूत। क्या होता है, संदिग्ध भूत, है ना, संदिग्ध भूतकाल। वह अवश्य आया था, वह अवश्य आया, तो जहां डाउट की, मतलब समझ गए आप, सीधी सी बात है ना। चलो इसका एक और छठा टाइप बचता है दोस्तों, वो है हेतु हेतु मद। हेतु हेतु मद भूत। ये क्या होता है, ये होता है किसी क्रिया के होने ना होने पर दूसरी क्रिया की निर्भरता, दूसरी क्रिया की निर्भरता। हेतु हेतु मद का मतलब है किसी क्रिया के होने ना होने पर दूसरी क्रिया की निर्भरता। एक क्रिया होगी तभी दूसरी क्रिया हो पाएगी, इसका ये मतलब हुआ। एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर डिपेंड है। अगर आप आज पढ़ोगे तभी तो पास होगे, पढ़ोगे नहीं, पढ़ना एक क्रिया है, पास होना भी एक क्रिया है, पढ़ोगे नहीं तो दूसरी क्रिया संपन्न होगी नहीं, अर्थात पास होगे नहीं, है ना। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर अगर डिपेंड है तो उसे हम हिंदी में हेतु हेतु मद भूत कह देते हैं। बात क्लियर। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होती, अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। फसल अच्छी क्यों नहीं हुई, क्योंकि वर्षा नहीं हुई। वर्षा होना क्या है, क्रिया है। एक क्रिया संपन्न नहीं हुई, इसका मतलब दूसरी क्रिया संपन्न हो नहीं सकती है। क्यों, क्योंकि ये हेतु हेतु मद का एग्जाम्पल है ना। ये वाली बात क्लियर हो जाती है आपको। तो भूतकाल आपका 6 प्रकार का जो था वो आपने कंप्लीट कर लिया है। अब आ जाते हैं हम भविष्य काल के ऊपर। भविष्य काल है हमारा, यानी कि वर्तमान काल जिसे हम कहेंगे, भविष्य काल नहीं, भविष्य काल हम आगे पढ़ेंगे। वर्तमान काल यानी आज। देखिए सामान्य भूत है ये, वो सामान्य भूत निकल रहा है क्योंकि भूत पढ़ा के आए हैं। अब पढ़ते हैं वर्तमान। लड़के खेल रहे हैं, लड़के खेल रहे, एक सामान्य भूत का एग्जाम्पल है। लड़के खेल रहे हैं, ये एक सामान्य वर्तमान का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। राम पढ़ता है, ये भी एक सामान्य वर्तमान का एग्जाम्पल हो जाएगा। तत्कालिक वर्तमान, तत्काल का मतलब है क्रिया भी चल रही है, कंप्लीट नहीं हुई है ना। मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब क्रिया संपूर्ण नहीं हुई है अभी, काम तो वर्तमान में चल रहा है लेकिन अभी चल रहा है, ठीक है। तेजस पढ़ रहा है, तेजस पढ़ रहा है,
ठीक है, तो दो टाइप हमने इसके देखे, पहला और दूसरा। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण वर्तमान, मतलब पूर्ण वर्तमान का मतलब समझ रहे हैं ना, काम कंप्लीट हो गया। इसमें अपूर्ण नहीं हो सकता दोस्तों, इसमें अपूर्ण नहीं होगा, ठीक है ना, पूर्ण तक ही होगा। तो तीसरा टाइप है हमारा पूर्ण वर्तमान का मतलब है कार्य की पूर्णता का बोध, मतलब कार्य कंप्लीट हो गया हो, है। वह आया है, वह आया है, वह आया है, ये पूर्ण भूत मतलब आ गया। अब तो इसमें अपूर्ण की कोई बात ही नहीं बची, हमारे पास कंप्लीट है। संदिग्ध वर्तमान, डाउट की कंडीशन, यहाँ भी संदेह बनेगा दोस्तों, आपको यहाँ भी क्या बनेगा, संदेह बनेगा। जैसे ये संदिग्ध वर्तमान आपने भूतकाल में भी पढ़ा था, संदिग्ध वर्तमान आपने भूतकाल में ही पढ़ा था, लेकिन वो 6 प्रकार का था। यहाँ पर अपूर्ण भूत नहीं है, अपूर्ण वर्तमान नहीं है आपका, तो ये 5 प्रकार कराया जाएगा, है ना। चलो, संदिग्ध, सीता पढ़ती होगी, डाउट है, पढ़ती होगी या सो रही होगी पता नहीं, है ना, पढ़ती होगी या सो, पढ़ती होगी डाउट है ना, कंप्लीट नहीं है बात। संभाव्य है ना, संभावना जहाँ पे होती है। शायद मोहन आया हो, शायद सर क्लास ले रहे हो, है ना, जहाँ एक संभावना देखी जाती है, जहाँ एक संभावना देखी जाती है वहाँ पे होता है संभाव्य वर्तमान, मोहन आया हो, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो जाती है। अब हम चलते हैं अपने फ्यूचर में, यानी कि भविष्यकाल में। चलो, आने वाला कल, है ना, आने वाला कल, बच्चे खेलेंगे, ये एक सामान्य भविष्य का एग्जाम्पल है। बच्चे खेलेंगे, ये एक सामान्य भविष्य का एग्जाम्पल है। ये वाली चीज़ आपको थोड़ी रटने वाली हो जाती है। अब तक जो मैंने पढ़ाया आपको, ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया जिसमें आपको रटना पड़े, ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया जिसमें आपको रटना पड़े, लेकिन ये चीज़ों की कोई ट्रिक बन नहीं पा रही है, तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा। बच्चे खेलेंगे, ये किस तरह का एग्जाम्पल है सर, सामान्य सीधी सीधी बात है, इसमें तो कोई बात नहीं है ना। वह स्कूल जाएगा, ये भी सामान्य भविष्य का एग्जाम्पल है, वह स्कूल जाएगा, सामान्य भविष्य का एग्जाम्पल है। संभावना, एक संभावना वाला भविष्य होता है, संभाव्य भविष्य काल, है ना। संभावना का मतलब, संभावना का मतलब समझ, शायद, शायद वह पकड़ा जाए, शायद वह पकड़ा जाए, है ना। आगे भविष्य की बात चली, शायद वह पकड़ा जाए चोरी करे तो, है ना। बात क्लियर हो जाए। दो हमने कंप्लीट कर लिए, एक तो सामान्य भविष्य, दूसरा संभाव्य भविष्य, सामान्य भविष्य और दूसरा संभाव्य भविष्य। अगले टॉपिक पे आ जाते हैं, हेतु हेतु मद। ये हेतु हेतु मद आपने यहाँ भी देखा है दोस्तों, है ना। हेतु हेतु मद का मतलब समझ रहे थे आप, एक क्रिया दूसरी क्रिया पे डिपेंड हो। जैसे आप पढ़ेंगे नहीं तो पास नहीं होंगे, तो पास होना किस पे डिपेंड है, आपके पढ़ने पे। तो ये हेतु हेतु मद का मतलब वही होता है। वह कमाए तो मैं खाऊं, ठीक है ना, वह कमाए तो मैं खाऊं, कमाएगा ही नहीं वो तो मैं खाऊंगा नहीं, यानी कि खाने की क्रिया किस पे निर्भर है, कमाने पर, है ना। वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी, वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी, ये भी क्या है, फसल का होना, फसल का होना किस पे निर्भर है, वर्षा होने पर निर्भर है, ठीक है ना। तो ये हमारा दोस्तों काल वाला यानी छठा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। तो हमने दोस्तों यहाँ पर कितने टॉपिक कवर किए थे, हमने यहाँ पर सर टॉपिक कवर किए थे 6। नंबर 1 हमने देखा सर संज्ञा को, संज्ञा में हमने सब कुछ देखा, अच्छे से पढ़ा। दूसरा हमने देखा सर सर्वनाम को। तीसरा सर हमने देखा विशेषण को। चौथा सर हमने देखा क्रिया को। पांचवा सर हमने देखा क्रिया विशेषण को। और छठा हमने देखा सर काल को। तो ये 6 टॉपिक दोस्तों इन 1.5 पौने 2 घंटे की वीडियो में आपने कंप्लीट किए हैं, है ना। अगर आप इसको 2x पे देखेंगे, अगर आप इस वीडियो को 2x पे देखेंगे तो दोस्तों 50 मिनट में आपके 6 टॉपिक का रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब क्वेश्चन दोस्तों हम इसमें इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि जब ये सारे टॉपिक हो जाएंगे तो सबके क्वेश्चन में एक ही PDF में लेके आऊँगा। 2 घंटे में आप पूरी हिंदी का रिवीजन कर सकते हो। मेरे साथ आप जुड़े रहिए दोस्तों, NPC के साथ आप जुड़े रहिए, आपको ऐसे ही मज़ेदार पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। कल का जो टॉपिक मैं लेकर के आने वाला हूं दोस्तों आप लोगों के लिए, आज के ये 6 टॉपिक कंप्लीट होते हैं, इसका PDF कहाँ से मिलेगा ये बात पूछते जाओ मुझसे, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाओ, NPC गुरुकुल का हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करो, है ना। यहाँ आपको ये सारी PDF न्यू कंटेंट क्लासेस देखने को मिलेंगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बिल्कुल नहीं भूलना है ना। टेलीग्राम किस नाम से है सर टेलीग्राम ग्रुप आपका, तो हमारा ग्रुप है बेटा NPC गुरुकुल के नाम से। कल के जो टॉपिक रहेंगे वो मैं आपको बता दूं। नंबर 1 रहेगा शब्द भेद, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन आते हैं, शब्दों के प्रकार पूछता है, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, है ना, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, ये सब क्या होते हैं।
दूसरा देखेंगे हम सर वाक्य भेद को। क्या देखेंगे? वाक्य भेद। फिर हम देखेंगे सर एक टॉपिक है हमारे पास वचन। क्या है? वचन, एक वचन और बहुवचन। चौथा टॉपिक हम देखेंगे लिंग, है ना, जेंडर। और पांचवा टॉपिक हम देखेंगे सर यहाँ से, पांचवा टॉपिक कौन सा देखेंगे सर? उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय, ये बहुत वैसे टॉपिक हैं दोस्तों, आपको सिर्फ याद थोड़ा थोड़ा समझना होता है। तो ये 5 टॉपिक हम इसमें देखने वाले। हो सकता है कि इसमें एक आध टॉपिक हम और ऐड कर लें, जो कि एक्स्ट्रा टॉपिक रहेगा, जो आसान टॉपिक रहेगा वो हम इसमें शामिल कर लें। आसान तो सभी हैं वैसे, है ना। उसके बाद संज्ञा सर्वनाम तो हमने करा ही दिया। उसके बाद संधि ले लेंगे, समास को ले लेंगे, अलंकार ले लेंगे एक वीडियो में, रस ले लेंगे, छंद ले लेंगे, उसमें ही 5 टॉपिक करके हम दोस्तों इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो 5 दिन का हमारा प्लान है। 5 डेज कोर्स हिंदी का है दोस्तों। सभी दोस्तों के साथ जुड़िएगा, सभी को वीडियो शेयर करिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक दोस्त हमारे इस वीडियो के साथ जुड़ सकें, हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सकें और आपकी एक बेहतरीन तैयारी हम अपने माध्यम से करा सकें। आप लोग मुझे भली भांति जानते हैं कि मैंने फॉरेस्ट गार्ड के लिए कितने डेडिकेशन के साथ आपको यूट्यूब और एप्लीकेशन के ऊपर 2-2, 2.5 घंटे और इवन 5-5 घंटे की लगातार मैराथन हिंदी की दी हैं। जो दोस्त मुझे पीछे से जानते होंगे, फॉरेस्ट गार्ड से जानते होंगे, उन्हें पता है कि मैं हिंदी को लेकर के कितना सक्रिय शुरू से ही रहा हूँ, है ना। और आपको पता है दोस्तों, जॉब में से टाइम निकाल करके वीडियो बनानी पड़ती हैं। आप लोग थोड़ा सपोर्ट दिखाया करिए, क्योंकि आपको पता है मैं EPFO में जॉब करता हूँ। इससे पहले मैं यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में था। आप सभी लोग जानते हैं जो मेरे से, आप माई विगाइज क्लासेस से जुड़े होंगे। तो मुलाकात होगी दोस्तों एक अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपका दोस्तों हाथ जोड़ करके आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत अधिक आवश्यकता है। मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से एक अगली वीडियो में। वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका हृदय तल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।